चल स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन क्या था? गिरना परियोजना किस राज्य में स्थित है? बताए हुए हैं। कहाँ है गिरना परियोजना? कहाँ है? देखो, गिरना परियोजना का नाम लिए गिर गया। ठीक है, तो गिरना परियोजना महाराष्ट्र। किस नदी पर? गिरना नदी पर। तो गिरना परियोजना हो गया महाराष्ट्र, गिरना नदी। इसमें जानना कुछ है नहीं। ठीक है, अगला है यूएन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है यूएन का मुख्यालय? बोले जितना ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है उस सबको अच्छे से याद करो। आज उसी के क्रम में कौन सा है? यूएन। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। ठीक है, तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क। यूएन के बारे में क्या क्या जानते हो? स्थापना 44-45। ये वर्ल्ड बैंक नहीं है, ये यूएन है। ठीक है, यूएन का स्थापना 1945 में। ठीक है, देखो जब विश्व युद्ध खत्म हुआ, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ, ऐसे पहले विश्व युद्ध खत्म होने के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। ठीक है, यूएनओ उस समय में भी बनाया गया था, लेकिन उसका काम नहीं कर पाया वो, तभी तो दूसरा विश्व युद्ध हुआ। बनाने का उद्देश्य क्या था कि जितने भी देश इसमें शामिल हैं सब एक समझौता को मानेगा और वर्ल्ड पीस पर ज्यादा फोकस करेगा। इसका बनाने का मेन उद्देश्य क्या है? वर्ल्ड पीस, मतलब इंटरनेशनल स्तर पर शांति बना रहे। नहीं तब तुम कुछ और सोचोगे, कोई और सोचेगा, तो कोई लीड करने वाला होना चाहिए। और दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो पावरफुल कंट्रीज उस वक्त थे, सब कोई मिलकर यूएन का स्थापना किया। कब किया? 1945। ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन जो है, ये शब्द किसने दिया? अगर ये पूछा जाए नाम किसने दिया, तो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। ठीक है, कौन थे? रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट ने ही ये शब्द सुझाया कि यूएन हम लोग नाम रखेंगे। कोई दिक्कत? इसका हेडक्वार्टर कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क में। कहाँ हो गया? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क का एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। क्या नाम है? ठीक है, हट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप। अच्छे से याद रखोगे, क्या नाम है द्वीप का? मैनहट्टन द्वीप। तो यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर यह स्थित है। कोई दिक्कत? अगर पूछा जाए कि इसमें वर्तमान में मेंबर्स कितने हैं? 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं? 193। और आखिरी सदस्य का नाम याद रखोगे, जो 193rd सदस्य है उसका नाम याद रखोगे। कौन है वो? दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान। ठीक है, इतना सा बात याद रखना है कि यूएन का स्थापना हुआ 1945 में। क्या भारत इसका संस्थापक सदस्य में से एक है? आंसर है हाँ, एक है। ठीक है, उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कहाँ है? मैनहट्टन द्वीप पर। कितने सदस्य हैं वर्तमान में? 193। और आखिरी सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। कौन है? दक्षिणी सूडान। याद रहेगा इतना सा। अब यूएन के कई अंग हैं, लगभग 6 अंग हैं। अगर पूछा जाए यूएन के अंगों की संख्या कितनी है? 6। कार्यशील अंगों की संख्या कितनी है? 5। ठीक है, इस पर हम लोग कभी और चर्चा करेंगे, तो टॉपिक काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ हम बताएंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन में आता जाएगा तो वहां डिस्कस करेंगे। तो इन 6 अंगों में कार्यशील कितने हैं? 5। इस 5 अंगों में तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जो तुम जानते हो या जानना चाहिए, वो 2 अंग है जो कि कार्य करता है इसका। एक है जनरल असेंबली। क्या है? जनरल असेंबली। और दूसरा है इसका कौन? दूसरा है सिक्योरिटी काउंसिल। तो हम लोग जो सदस्य का चर्चा करेंगे अभी वर्तमान में, वो तुरंत जो अभी बोलने वाले हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल। तो कई बार पूछा जाता है यूएन के अस्थायी सदस्य कितने हैं? ये यूएन के अस्थायी सदस्य नहीं, बल्कि सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्य हैं। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। और अस्थायी सदस्य 10। कितने हैं? 10। जितने यूएन के सदस्य हैं, यानी 193 देश हैं, इस 93 में से 5 हैं जो अस्थायी हैं। 5 कौन है? अस्थायी। सिक्योरिटी काउंसिल का। और 10 जो है हर 2 वर्ष में बदलते रहता है। कितने साल में? 2 साल में बदलते रहता है। ठीक है, 2 साल का टेनर होता है। और ये है अस्थायी। तो भारत किस में आ सकता है? अस्थायी में या अस्थायी में? तो भारत ये समय समय पे बदलते रहता है, कौन कौन आएगा, 2-2 साल के बाद चेंज होता रहेगा इस 193 में से। तो भारत अस्थायी में तो आ सकता है, पर अस्थायी में अभी फिलहाल नहीं आएगा, क्योंकि अस्थायी देश 5 है। और ये 5 कौन कौन सा देश अस्थायी? बताओ। देखो, याद रखना पड़ेगा ही, इसमें कोई दूसरा विकल्प नहीं है, लेकिन हम लोग ऑर्डर में अगर याद रखें तो अच्छा रहेगा। जो सबसे पावरफुल देश है उसका नाम पहले रिकॉल करते हैं। क्या अमेरिका पावरफुल है? क्या ब्रिटेन पावरफुल है? यूएस है तो यूके भी ले लेंगे। ठीक है, क्या चीन पावरफुल है? ठीक है, बोलोगे हाँ पावरफुल है। क्या रूस पावरफुल है? बोलोगे हाँ रूस पावरफुल है। तो 4 देश तो हो गया। एक देश है फ्रांस। कौन सा है? फ्रांस। ठीक है, बस। तो यूएस, यूके, चाइना, रूस और फ्रांस, ये 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य हैं यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के। और 10 सदस्य, इसका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, करंट अफेयर्स का चीज होता है वर्तमान में कौन कौन है।
ये बदलते रहेंगे, ये तुमको याद रखने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो वहां यह सब याद करोगे। कोई दिक्कत? बढ़े आगे। अगर पूछी जाए इसकी भाषाएं कितनी है, कितने भाषा इसमें ऑफिशियल भाषा है, कितने हैं ऑफिशियल भाषा? 6। कौन कौन सा? देखो ऑफिशियल भाषा अगर बात करें तो अंग्रेजी तो होगा ही, ठीक है, अंग्रेजी होगा ही। अंग्रेजी के बाद अगर हम चाइना देखें तो चाइनीज हो जाएगा, मैंडारिन कौन सा हो जाएगा? चाइनीज लिख देते हैं, चाइनीज या मैंडारिन दोनों भाषा बोलते हैं, ठीक है, चाइनीज भी लिखेगा तो वही होगा। रूस है तो रशियन हो जाएगा, ठीक है, रशियन भाषा, ठीक है। उसके बाद फ्रांस है तो फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच हो जाएगा। उसके बाद स्पेनिश और अरबी, दो कौन सा भाषा है? स्पेनिश, ठीक है, स्पेनिश, और इसके बाद एक भाषा है अरबी, ठीक है। टोटल कितने भाषा हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितना भाषा हो गया? 6। यूएन के बारे में ये सामान्य चीज है जो इतना तुमको आना ही चाहिए। अभी और डिटेल बाकी है, धीरे धीरे हम लोग करेंगे, जब अगला कोई क्वेश्चन आएगा तब वहां करेंगे। क्या इतना दूर तक याद हो गया? फिर से रिकॉल करो। यूएन की स्थापना कब हुई? अच्छा, यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। इसमें वर्तमान में कितने देश हैं? 194। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में कहाँ? मैनहट्टन द्वीप, मैनहट्टन द्वीप, ठीक है। इसमें कितने इसके अंग हैं? 6। लेकिन अभी वर्तमान में कार्यरत कितने हैं? 5, ठीक है, 5। इस 5 में से 2 जो अहम है वो है सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली। सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5, और अस्थायी सदस्य कितने हैं? 10। वो 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन है? यूएस, यूके, चाइना, रूस और फ्रांस। इसकी ऑफिशियल भाषाएं कितनी हैं? 6। कौन कौन सा? अंग्रेजी, चाइनीज, रशियन, फ्रेंच, स्पेनिश और अरबी। क्या यहां तक याद हो गया? बढ़ जाए आगे। चलो देखो तीसरा क्या है। आंख के उस हिस्से को पहचानिए जिसमें रक्त वाहिकाएं भरी होती है। अब ये आंख का जो पढ़े हुए हो वो बता पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। आंख जैसे हम लोग देखते हैं, अभी पूरा डिटेल नहीं बताएंगे, थोड़ा सा सिर्फ जो ये है इसी को बताएंगे, ठीक है। आंख का ये वाला पार्ट जो तुम देख रहे हो, ये गोला पार्ट हो गया, आंख का हो गया ना, यही हमको दिखता है। तो ये उजला उजला जो सरफेस दिख रहा है, 2 ही बताएंगे अच्छे से, लेकिन ये दोनों अच्छे से याद रखना है, इससे बहुत बार सवाल आता है। ये गोला गोला हमको दिख रहा है आंख में, ये उजला उजला जो दिख रहा है इसको कहते हैं स्केलरा। क्या कहते हैं? स्केलरा। क्या कहते हैं इसको? स्केलरा, ठीक है। अब यहां पर देखोगे, यहां पर इमेज बनता है। क्या बनता है? इमेज बनता है। इसको कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं? रेटिना। सवाल तुमसे पूछा हुआ किससे है? कोरोइड। तो ये स्केलरा और रेटिना के बीच में, ये यहां तक रहता है, ठीक है, इसके बीच में ब्लड वेसल्स भरे होते हैं। क्या भरे होते हैं? ब्लड वेसल्स। इसी ब्लड वेसल्स वाले सरफेस को ही क्या कहा जाता है? कोरोइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोइड। तो याद रखोगे, रेटिना और स्केलरा के बीच में ये ब्लड वेसल्स भरे होते हैं, इसी को क्या कहा जाता है? कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। याद रहेगा। क्या कोरोइड हमको बाहर से दिखेगा? नहीं, बाहर से जो तुमको उजला वाला दिख रहा है, इस उजले वाले के अंदर जस्ट नीचे रहेगा कोरोइड। कौन रहेगा? कोरोइड, ठीक है, याद रखना। अगला 18, तो आंसर क्या हो गया? ए। तीसरा का आंसर क्या हो गया? ए, ठीक है। चलो अगला है 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किस शहर में हुआ? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन करता कौन है? किसने बनाया? दादा भाई नौरोजी। पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने इसका गठन किया 1866 में। कहां किया है? लंदन में। तो क्या आंसर हो जाएगा? सी, ठीक है। तो चारों क्वेश्चन यहां तक क्लियर हो गया। बढ़े आगे। पांचवा क्या है? संविधान के किस संशोधन में मतदाता की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? बहुत जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, बहुत जनरल क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत भारी भारी क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन आना चाहिए तुमको, ठीक है। तो याद रखोगे 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन, 61st संविधान संशोधन। कब हुआ ये 61वां संविधान संशोधन? 1989 में। कब हुआ? 1989। जितना बता रहे हैं इतना हम हमेशा तुमको याद रहना चाहिए, मतलब इतना सोच लो कि ये आना ही चाहिए, इसीलिए हम बार बार बोल रहे हैं, इसको रट जाओ जिसको नहीं आता है, ठीक है। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ, 1989 में संशोधन हुआ, और इसमें मतदाताओं का जो उम्र है वो 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। इससे पहले यानी 89 से पहले जो वोट देने का उम्र था वो था 21 वर्ष। 20 साल का लड़का वोट नहीं देगा, लेकिन अब तुम जानते हो 18 साल का लड़का वोट दे देता है, ठीक है। तो ये कब किया गया? 1989 में। अच्छे से इसको याद रखना, ठीक है। चलो अगला है, अजमेर में उर्स महोत्सव किस सूफी संत के पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है? तो आसान है, देखो
दो तीन आदमी है जिसको अच्छे से याद रखना, एक दिल्ली वाला पूछा जाता है, एक आगरा यानी आगरा या फतेहपुर सीकरी पूछेगा, और एक अजमेर पूछेगा। ये तीन जगह है जहां से मुस्लिम जो क्या बोल सकते हो, कौन है ये सूफी संत जो है, इनसे रिलेटेड पूछा जाएगा। तो अगर मोइनुद्दीन चिश्ती दिया तो हो जाएगा अजमेर, क्या हो जाएगा अजमेर। और अगर शेख सलीम चिश्ती दिया तो फतेहपुर सीकरी, क्या हो जाएगा फतेहपुर सीकरी। और निजामुद्दीन औलिया दिया तो हो जाएगा दिल्ली। ये तीन ही नाम तुमको याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। इसमें तीन नाम हम फिर से बोलते हैं। अजमेर शरीफ सब जान रहे हो ना, जहां चादर चढ़ाने जाते हैं, दरगाह अजमेर शरीफ का दरगाह, ये किसका है मुइनुद्दीन का, किसका है मुइनुद्दीन। अजमेर शरीफ मुइनुद्दीन हो गया। दिल्ली में किसका दरगाह है निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में किसका निजामुद्दीन औलिया। और फतेहपुर सीकरी में किसका शेख सलीम चिश्ती। यही शेख सलीम साहब हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया था अकबर को। अकबर को बेटा नहीं हो रहा था, या हो भी रहा था तो डेथ हो रहा था, ठीक है। तो यही सलीम साहब आशीर्वाद दिए, जाओ इस बार तुमको संतान होगा। तो उनको बेटा पैदा हुआ और इसीलिए अकबर ने अपने बेटा का नाम रख दिया सलीम, ठीक है, इसी सलीम चिश्ती के नाम पर। तीन याद हो गया। अजमेर वाले कौन है मुइनुद्दीन, अजमेर वाले मुइनुद्दीन, दिल्ली वाले निजामुद्दीन, दिल्ली वाले निजामुद्दीन औलिया, और फतेहपुर सीकरी वाले शेख सलीम चिश्ती, ठीक है। अगला, हमारी अतड़ी में पाया जाने वाला बैक्टीरिया कौन सा है जो हमें खाना पचाने में मदद करता है। कौन सा है हमारी अतड़ी में, वो कौन सा है हाँ लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है। तो याद रखोगे लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। देखो हमारे आंत में, अतड़ी मतलब आंत, हमारे आंत में कई प्रकार के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी होंगे और कुछ नुकसानदेह भी होगा। कई प्रकार के अन्य जर्म भी पाए जाते हैं। तो जो जो इस सेट में आएगा कम से कम उसको याद रखना, ठीक है। तो अभी जो है ये हमारे लिए फायदेमंद है, खाना पचाने में मदद कर रहा है। क्या नाम है इसका लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है जो काफी इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन देखो, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। ये खतरनाक बैक्टीरिया में से आता है, इससे एक जहर निकलता है, ठीक है, इससे एक टॉक्सिन निकलता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो टॉक्सिन है नाम याद रहेगा तो यहीं से हो जाएगा। जैसे इसका क्या नाम है बोटुलिनम, क्या नाम है बोटुलिनम। तो बोटुलिनम टॉक्सिन, कौन सा टॉक्सिन निकलता है बोटुलिनम टॉक्सिन। एक ट्रीटमेंट होता है बोटॉक्स, सुने हो कभी, जवान करने वाला ट्रीटमेंट है बोटॉक्स। तो बोटॉक्स ट्रीटमेंट में किसका टॉक्सिन यूज किया जाता है, अगर ये पूछा जाए तो आंसर क्या होगा, यही क्या होगा बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। तो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से एक टॉक्सिन निकलता है, टॉक्सिन मतलब एक जहरीला पदार्थ निकलता है जो हमारे लिए जहर है एक तरह का, ठीक है। अगर हमारे पेट में गया तो वो हमको फूड पॉइजनिंग करेगा, क्या करेगा फूड पॉइजनिंग। लेकिन इस टॉक्सिन का प्रयोग ट्रीटमेंट में किया जाता है जिसको हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट कहते हैं। और बोटॉक्स ट्रीटमेंट जवान बनाने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर बोटॉक्स में पूछा जाए कि क्या यूज किया जाता है तो क्या यूज किया जाता है बोटुलिनम टॉक्सिन। क्लियर है, बढ़े आगे। अगला है पुस्तक द इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स के लेखक कौन है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स महात्मा गांधी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई 65 में, किस वर्ष हुई 65 में। इंडिया क्या भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई, क्या हुआ ये एफसीआई, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी 65 में, 1965 में, ठीक है। तो याद रखोगे। अगर पूछा जाए एफसीआई हेडक्वार्टर कहाँ है, देखो अगर हेडक्वार्टर पूछे और नहीं आ रहा हो, इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो हेडक्वार्टर नहीं आ रहा हो, तुक्का लगाना हो तो दिल्ली मार देना, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा। सबका सही हो जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सही हो जाएगा। जैसे एफसीआई अभी पूछा नहीं आ रहा है फिर भी हमको कुछ ना कुछ बोलना ही है, क्या बोलेंगे दिल्ली। याद रखोगे एफसीआई का हेडक्वार्टर दिल्ली, ठीक है। अगला है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की जलवायु कैसी है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो अरुणाचल प्रदेश की जलवायु डीएफसी। अब जो नहीं पढ़े हो, जो ऑब्सेंट किया हुआ है उसका तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको समझना काफी डिफिकल्ट है। पढ़ा है ना, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण जो है ये कोडिंग पूरा किया हुआ है और इसी कोडिंग में जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, ठीक है, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा, इसको बताए थे 3 भागों में बांट सकते हो। ऊपर वाला हिस्सा डीएफसी, ऊपर वाला हिस्सा डीएफसी, बीच वाला सीडब्ल्यूजी और नीचे वाला एडब्ल्यू, ठीक है। और बोले थे कि खासकर अरुणाचल प्रदेश का तुमसे कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखोगे। अरुणाचल प्रदेश का जलवायु डीएफसी, ठीक है। अगला है किस देश की साक्षरता दर सबसे अधिक है। अब देखोगे
तो ये जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से सबसे अधिक है। छोटे छोटे काफी सारे देश हैं जिसका जो लिटरेसी रेट है वो 100% है। रूस का 100% नहीं है, 99.7% है, ठीक है। तो कई ऐसे छोटे, जैसे नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब जितना भी देख रहे हो, आइसलैंड, ये सब छोटे छोटे जितने भी देश हैं, ये सब का लिटरेसी रेट कितना है? 100%। मतलब ये सब, अमेरिका सबसे आगे है, अमेरिका तो नीचे है, ठीक है, इसका 99% है। अमेरिका का 99%, रूस का 99.7%। पॉइंट में डिफरेंस हो रहा है, भारत इस सब में बहुत पीछे है, ठीक है। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे, जो बड़े देश हैं उसमें से अगर तुमसे पूछा जाए तो कौन आंसर होगा? रूस। क्या होगा आंसर? रूस। तो याद रखोगे रूस इसमें से सबसे ज्यादा साक्षर है। लेकिन ऐसे अगर तुमसे पूछा जाए, कुछ देश का नाम रख लो, लिख लो जो कि 1 नंबर पर है, ठीक है। तो कुछ देश का नाम लिख लो। ग्रीनलैंड रखोगे, इसका लिटरेसी रेट 100% है, 1 नंबर पे ये सब है। ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, हाँ, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, आइसलैंड, ठीक है। यूक्रेन भी रूस से आगे है एजुकेशन में, उसका भी जो लिटरेसी रेट है 100% है यूक्रेन का। यूक्रेन, बेलारूस, ठीक है। बेलारूस का 100% है कि नहीं है ये याद नहीं है, लेकिन यूक्रेन से रूस से आगे है, ठीक है। यूक्रेन लिखो, बेलारूस छोड़ दो, यूक्रेन लिखो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया का भी लिटरेसी रेट 100% है, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। उज्बेकिस्तान, ये सब कुछ प्रमुख, इसके अलावे भी 8-10 और देश होंगे जिसका लिटरेसी रेट 100% है, ठीक है। अब इसमें से देखो, क्या 2 ही तरह का सवाल यहां पूछा जाता है, ऑप्शन में से जो सबसे ऊपर होगा। अब ये तो तुम बोल नहीं सकते हो कि सबसे ऊपर कौन है, क्योंकि सबका 100% है। अगर 100 नंबर का एग्जाम होता है और सबको 100 नंबर आ जाता है, तो रैंक 1 किसका होगा? किसी का नहीं। जो जिसको जिसको 100 है सब रैंक 1 पे आ जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता है। जो ऑप्शन में रहेगा उसको मारोगे। इन सारे नामों में, इसीलिए तुम कहीं अगर क्वेश्चन देखोगे तो हो सकता है तुम याद कर लो कोई एक का नाम, कोई एक नहीं होगा। ये जितना देश बता है ये सबका लिटरेसी रेट है 100%। तो मोस्ट प्रोबेबली जो बहुत पॉपुलर देश है वो सब नाम देगा। जैसे फिनलैंड दे दिया, नॉर्वे लिखे हो, नॉर्वे, नॉर्वे लिखो, नॉर्वे का भी लिटरेसी रेट 100% है, ठीक है। नॉर्वे, स्वीडन का हमको याद नहीं है, नॉर्वे, नॉर्वे हो गया, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड हो गया, ठीक है। और क्या क्या बताए? डेनमार्क, डेनमार्क बताए, ग्रीनलैंड बताएंगे, ग्रीनलैंड बताएंगे, ठीक है। उज्बेकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, ये सब। इसमें से 2-3 को अच्छे से याद रखना। कौन कौन सा? आइसलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, ये सब एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर कभी भी दिया तो ये सब का नाम रहने का, नॉर्वे, ये सब रहने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन यहां क्या पूछा था? किसका साक्षरता दर सर्वाधिक है? रूस, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान। इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? रूस, ठीक है। क्या? हाँ, उज्बेकिस्तान का भी आगे है, 100% लिटरेसी रेट। और भी कई हैं जो 99.9% पे भी है, ठीक है। अब इसमें से सबसे कम लिटरेसी रेट अगर पूछा जाए तो ये एक है जिसका नाम है नाइजर। कौन है? नाइजर, अफ्रीकन कंट्री है नाइजर। मात्र 19% इसका साक्षरता दर है, ठीक है। तो कौन है सबसे कम वाला? नाइजर, ठीक है। बढ़े आगे। इसके बाद है लघु चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? लघु चित्रकला, ये तो पहले बताए हुए तुम लोग को, राजस्थान से। लघु चित्रकला कहाँ का है? राजस्थान। निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से मनाया जाता है? अब जो थोड़ा सा इतिहास का जिसको ज्ञान है, विजयनगर से भी अगर तुम रिलेट कर लेता तो भी हो जाता है, ठीक है। तो विजयनगर का जो अवशेष है वो कहाँ मिलता है? हम्पी में। कहाँ मिलता है? हम्पी में। तो विजय उत्सव के नाम से किस उत्सव को मनाया जाता है? हम्पी महोत्सव को मनाया जाता है विजय उत्सव के नाम से। और संभवतः इसकी शुरुआत विजयनगर काल के दौरान ही हुआ था, विजयनगर सम्राट के समय में ही हुआ था, ठीक है। अगला है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ की देश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया। पिछले टेस्ट में भी शायद इससे क्वेश्चन आया था, बताए थे। हाँ, शांति निकेतन, शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा हमारा जो संविधान का पेज है, इस पेज पर आर्टिस्टिक वर्क किए गए हैं। इसमें जो लिखे हुए चीजें वो लिखा किसने है? प्रेम बिहारी रायजादा। किसने लिखा है? प्रेम बिहारी रायजादा। तो लिखने का काम प्रेम बिहारी का और सजाने का काम शांति निकेतन के कलाकारों का। इसमें से ये ठेका मिला किसको था, मतलब किसको कार्यभार मिला था? नंदलाल बोस। किसको मिला था? नंदलाल बोस, वेरी गुड। और प्रथम पृष्ठ का चित्र किसने बनाया था? भार्गव, दीनानाथ भार्गव। किसने बनाया था? दीनानाथ भार्गव। तो इतना सा चीज है जिसको कम से कम याद रखोगे, और ये सारा हम तुम बता रखे हैं, ऐसा नहीं कि नया चीज है, ठीक है। पिछले टेस्ट में आया था ना ये सब, ठीक है। अगला है, करेवा शब्द का संबंध किससे है? करेवा शब्द जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? कौन कौन नहीं पढ़े हो करेवा? पढ़ा है? क्या है करेवा?
पढ़ी हो? नहीं पढ़ी हो? तब ऑप्शन कर दोगी। करेवा भूमि बताए थे, जब पढ़ा रहे होंगे तुम लोग को घाटी वगैरह पढ़ा रहे होंगे, वहां बताए होंगे कश्मीर घाटी, ठीक है, पर्वत वाले में शायद पढ़ाए होंगे। कश्मीर घाटी में मिट्टी पाया जाता है, उसको कहते हैं करेवा मिट्टी। क्या कहते हैं? करेवा मिट्टी, जो कि केसर के उत्पादन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करेवा शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विवरण, एक प्रकार का जनजातीय त्योहार है, एक पर्वत श्रेणी है, एक प्रकार की मिट्टी है। क्या आंसर हो जाएगा? एक प्रकार की मिट्टी है। कहां पाई जाती है? कश्मीर घाटी में। कहां पाई जाती है? कश्मीर घाटी में। तो याद रखोगे, करेवा जो है वह एक प्रकार की मिट्टी है जो कश्मीर घाटी क्षेत्र में पाई जाती है। और ये भी याद रखोगे, ये किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? केसर के उत्पादन के लिए काफी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो अच्छे से इसको याद रखना, करेवा भूमि, ठीक है। अगला है धूप खेल, एक मौसम खेल है जो देश में खेला जाता है। तो धूप खेल किस राज्य से संबंधित है? असम से। कहां मनाया जाता है धूप खेल? असम, ठीक है। तो इसमें ज्यादा जानना है नहीं, बस याद करना है। अगला है प्रधानमंत्री रोजगार योजना कौन से वर्ष में शुरू हुआ था? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 93 में, 1993 प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू हुआ? 1993 में शुरू हुआ है, ठीक है। अगला है स्टेथोस्कोप का आविष्कारक कौन है? स्टेथोस्कोप का आविष्कारक लिनेक, स्टेथोस्कोप लिनेक, ठीक है। चलो अगला है भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? अब इस क्वेश्चन को तुम ट्रिक क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि काफी सारे बच्चे इसमें क्या मार देंगे? 389। क्या मार देंगे? 389। तुम लोग को मारा था कोई 389? मारा था। देखो ये गलती हो सकता है, ये गलती अगर किए हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब ये हुआ कि तुम इस तरह के क्वेश्चन को कभी बनाए नहीं हो, ठीक है। ये एक तरह का ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 389। पर जब भारत का अलगाव हो गया, मतलब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हो गया, तब भारत का संविधान लिखा जाने लगा। तो इसमें बचे कितने? 299। कितने बचे? 299। रेस्ट जो है वो पाकिस्तान में चले गए। समझ में आया? तो अगर पूछा जाता है संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे, कितने? 389। विभाजन के बाद कितने सदस्य बचे? 299, ठीक है। तो याद रखोगे भारतीय संविधान लिखने में कितने सदस्य बचे थे? 299 सदस्य बचे थे। संविधान सभा से 2-3 फैक्ट है जिसको याद रखोगे, ठीक है। संविधान सभा का अध्यक्ष किसको चुना गया था? अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। देखो संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ वो हुआ 9 दिसंबर 1946। कब हुआ? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इस दिन प्रथम बैठक की जो अध्यक्षता किया है वो क्या है? सचिदानंद सिन्हा ने। किसने किया है? सचिदानंद सिन्हा। टेम्पोरली अध्यक्ष नियुक्त हुए और इन्होंने अध्यक्षता की। उसके बाद अगले बैठक में फाइनली अध्यक्ष को चुना गया, जो परमानेंट अध्यक्ष है 11 दिसंबर को। कब? 11 दिसंबर। तो 9 दिसंबर के बैठक की अध्यक्षता किसने की? सचिदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर वाले बैठक की सचिदानंद सिन्हा ने। 11 दिसंबर वाले बैठक की राजेंद्र प्रसाद ने, और राजेंद्र प्रसाद इसके परमानेंट अध्यक्ष नियुक्त हुए। इसके बाद एक और बैठक याद रखोगे जो 13 तारीख को हुआ। कब हुआ? 13 दिसंबर। 13 दिसंबर। इस दिन जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये 3 बैठक याद रखो, जब पढ़ाएंगे संविधान तुम लोगों को, जैसे संविधान सभा का चर्चा होगा, ये 3 तो और भी बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन ये 3 डेट रटना ही रटना है तुमको, ठीक है। 9 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख। ये दिसंबर महीना का बात बोल रहे हैं 1946 में। जुलाई में इलेक्शन संपन्न होता है। संविधान सभा का इलेक्शन कब संपन्न हुआ? जुलाई में। उसके बाद संविधान सभा का प्रथम बैठक जो होता है वो दिसंबर में होता है, 9 दिसंबर को। दूसरा बैठक होगा 11 दिसंबर को और तीसरा बैठक होगा 13 दिसंबर। तीनों का रीजन समझ में आ गया। 9 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, उसके बाद अस्थायी अध्यक्ष चुना जाएगा। 11 दिसंबर अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, और 13 दिसंबर उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। ये तीनों डेट याद हो गया। चलो इसके बाद तुमसे दूसरा सवाल और भी यहाँ थोड़ा बहुत याद रखना है कि संविधान सभा के काम क्या था इसका? संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? कितने समय लगे? 2 साल 11 महीना 18 दिन। ये याद रखोगे। कितना समय लगा? 2 वर्ष, ठीक है, 11 माह और 18 दिन। कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। एक बच्चा पूछ रहा था सर हम जोड़े थे 17 ही पूर रहा था ठीक है, तो ये सब दिमाग नहीं लगाना है, 18 पूर जाएगा, ठीक है। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा हमारा संविधान लिखने में। तब जाके फाइनली 26 नवंबर, कब?
26 नवंबर 1946 सॉरी 1949 को हमारा संविधान निर्मित हो गया। ठीक है, इतना सा फिलहाल चीज याद रखना। और भी बहुत कुछ जानना है, अभी तो तुम लोग को संविधान जब जो जो नहीं पढ़े हुए उसको पढ़ाएंगे तो वहां और भी चीज जानोगे, लेकिन इतना सा बेसिक है जो हमेशा स्टेट में आते रहेगा, तुम सीखते रहोगे। ठीक है, एक और चीज यहाँ बताते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे। संविधान सभा में जो सदस्य थे 299 सदस्य जो बचे, इससे एक सवाल और पूछा जाता है कि इसमें महिलाएं कितनी थी? 15 महिलाएं। कितनी महिलाएं थी? 15। ये एकदम बेसिक चीज है जिसको याद रखोगे। ठीक है, और रिवीजन हमेशा बेसिक चीज को 2 से 3 मिनट में या 5 मिनट में खत्म कर दोगे एक बार अच्छे से अगर पढ़ लियो। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन था? 19 हो गया। 20 नंबर देखो, तनी हुई रस्सी पर चलने वाला लंबे डंडों का उपयोग क्यों करता है? ये हम शायद बताए होंगे पिछले वाले में। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी। अब बताए थे कि जब कोई रस्सी पर चलता है, जिसको हम लोग नट कहते हैं, ठीक है, ये रस्सी पर लड़की चलती है, लड़का चलता है, जो भी चलता है, तो उसको बॉडी बैलेंस करके रखना होता है। इसके लिए वो डंडा का इस्तेमाल करता है ताकि उसका सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाए और बॉडी बैलेंस हो जाए। समझ में आया? और शायद हम हंसी मजाक में पिछला बार बताए होंगे, तुम लोग हंस उसके निकाल दिया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो याद रखोगे सेंटर ऑफ मास शरीर का मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे करके बनाए रखने के लिए ही वो क्या करता है? डंडे का इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो डंडे का इस्तेमाल करके सेंटर ऑफ मास बनाए रखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? उसके द्रव्यमान केंद्र को नीचा करने के लिए। ठीक है, अगला क्या है? वर्ष डैश में अपनाए गए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तिरंगे झंडे के केंद्र में एक चरखा रखा गया था। तो किस वर्ष अपनाया गया? 1931। क्या आंसर हो जाएगा? सी। ठीक है, बताए थे कि भारतीय झंडे को डिजाइन किसने किया है? पिंगली वेंकैया। वेंकैया नायडू कौन बोल रहा है जी? पिंगली वेंकैया है, वेंकैया नायडू नहीं है। ठीक है, तो पिंगली वेंकैया के द्वारा झंडा डिजाइन किया गया था। बताए थे कि पहली बार ये गांधी जी को कब दिए? 1921 में। ये सब एकदम दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, 1921 में इन्होंने गांधी जी को दिया और इसमें काफी मॉडिफिकेशन हुआ और फाइनली इसको मॉडिफाइड झंडा को कब स्वीकृत किया गया? 1931 में। और 1931 में जो झंडा स्वीकृत किया गया था उसमें बीच में क्या था? चरखा। बीच में क्या था? चरखा। और इसी को जब हम लोग फाइनली आजादी के बाद जो झंडा बनाए हैं, जो संविधान सभा ने बनाया है, इस चरखा को क्या कर दिया? चक्र। क्या बना दिया? चक्र। ठीक है, तो याद रखोगे 1930 के 31 वाले झंडे में चरखा था। पहली बार झंडा को किसने फहराया? मैडम भिकाजी कामा, 1907। इससे पहले झंडा 1906 में फहराया था। कहां? कोलकाता में। ठीक है, लेकिन 1907 में जो ज्यादा जानते हैं हम लोग, 1907 में मैडम भिकाजी कामा ने विदेशी धरती पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया था, स्टुटगार्ट में। कहां है स्टुटगार्ट? फ्रांस में है, स्टुटगार्ट जर्मनी में। ठीक है, वहीं पर पहली बार झंडा फहराया गया था मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा को क्या कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि क्या बोल रहा था तुम? माँ? कौन सा माँ? मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। अच्छा, हमको लगा माँ बोल रहा है। तो मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन या भारतीय क्रांति की जननी किसको माना जाता है? मैडम भिकाजी कामा। ठीक है, इतना सा चीज जानोगे। आगे क्या है? मशरूम और अन्य सेप्रोट्रॉप्स। अच्छा, ये क्या होता है सेप्रोट्रॉप्स? मृतोपजीवी। इसको हिंदी में से कह देते हैं मृतोपजीवी। सेप्रोट्रॉप्स वो होता है जो मरे हुए चीजों पर अपना जीवन यापन करता है। जैसे कोई चीज मरता है उसमें देखोगे कीड़ा लग जाता है, इस सारी कीड़ाओं को क्या कहेंगे हम लोग? सेप्रोट्रॉप। क्या कहेंगे? सेप्रोट्रॉप। ठीक है, तो मशरूम जानते हो मरे हुए चीजों पर ही उगता है। ठीक है, तो मशरूम सेप्रोट्रॉप। ठीक है, या अन्य कोई भी और सेप्रोट्रॉप है, ये मरे हुए जीवों को किसमें बदल देता है? किसमें? ह्यूमस में। किसमें बदल देगा? ह्यूमस। ये भी कोई गलती किया था? नहीं। ठीक है, तो ह्यूमस में बदल देगा। चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए उसमें क्या भरा जाता है? नाइट्रोजन। आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी के आविर्भाव के बाद निम्न में से किस समुद्री बंदरगाह का पतन हुआ? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखोगे। देखो, इससे पहले अगर भारत को थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, भारत को अगर देखोगे, ठीक है, भारत को देखोगे, ठीक है, तो मुगल काल में भारत का जो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था वो था सूरत बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह? सूरत बंदरगाह। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह जो था वो सूरत बंदरगाह था, क्योंकि मुगलों का जितना भी होता था व्यापार वगैरह या दूसरा देश जाना होता तो वो सब कहां से जाएगा? सूरत बंदरगाह से। तो इसके लिए सूरत काफी इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इसको पश्चिम का द्वार भी कहा जाता था। अगर पूछा जाए पश्चिम का द्वार किसको कहा जाता था? सूरत, क्योंकि इधर से ही निकल के सब जाता था।
लेकिन जैसे ही ब्रिटिशर्स का यहाँ पे कब्जा होने लगा, तुम जानते हो कि मुगल काफी लेट तक स्ट्रगल करते रहेंगे, तो ब्रिटिशर्स का सबसे पहले कब्जा इधर बंगाल की तरफ हो जाएगा ना, ठीक है। बंगाल के बाद मुंबई पर कब्जा हो जाएगा, कहां हो जाएगा, मुंबई पर कब्जा हो जाएगा। तो ब्रिटिशर्स जब आए तो इनका ध्यान सूरत पे कम रहा, क्योंकि सूरत किसके कब्जे में था, मुगलों के कब्जे में। तो ये डेवलप किसको करने लगेंगे, बंगाल को और मुंबई को, बंगाल को और मुंबई। बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह, कौन सा बंदरगाह, कलकत्ता, और यहाँ पे मुंबई बंदरगाह। तो ये दोनों बंदरगाह धीरे धीरे डेवलप होने लगे, और इस दोनों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन हो जाएगा, बॉम्बे वाला। कौन सा हो जाएगा, बॉम्बे वाला। तो यहाँ से दो सवाल पूछे जाएंगे कि अंग्रेजों के आने के बाद किस बंदरगाह का पतन हुआ, किस बंदरगाह का पतन हुआ, सूरत का। किसका हुआ, सूरत का पतन हुआ। और किस बंदरगाह का क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब क्रांति, जो बोलना है, उत्थान हुआ, उत्थान हुआ। कौन सा हो जाएगा, मुंबई वाला। याद रहेगा दोनों, क्यों, क्योंकि अगर यही चीज सवाल में बदल देंगे कि मुगलों के समय सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था, सूरत, अंग्रेजों के आने के बाद पतन किसका हुआ, सूरत का, उत्थान किसका हुआ, मुंबई का। मुंबई के बाद दूसरा बंदरगाह महत्वपूर्ण, बंगाल। ठीक है, याद रहेगा इतना सा। चलो, कौन सा भारतीय सांस्कृतिक स्थल विश्व विरासत की सूची में शामिल नहीं है। अब ये हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल हो गया हो, क्योंकि अभी तक जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं, इसमें से अधिकांश को तुम हो सकता है कभी पढ़े नहीं हो या जानते नहीं हो। विश्व विरासत स्थल जो है वो यूनेस्को डिसाइड करता है। कौन करता है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थलों का सूची जारी करता है। कई ऐसे देश होंगे जिनके कुछ ऐसे स्थल होंगे जो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो वैश्विक स्तर पर इंपॉर्टेंस रखता होगा। जैसे ताजमहल है तो भारत का, पर क्या ये भारत के लिए ही खाली इंपॉर्टेंट है, आंसर है नहीं। विश्व स्तर पर यानी वैश्विक स्तर पर इसका इंपॉर्टेंस है, लोग इसको देखने आते हैं। तुम्हारे घर को कोई देखने आता है, नहीं, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंस हुआ, नेशनल इंपॉर्टेंस का भी चीज नहीं है। ठीक है, लेकिन यही तुम एक दिन काफी बड़े आदमी बन जाओ, गांधी जी के टाइप, तब तुम्हारा घर क्या हो जाएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज। क्या हो जाएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज। लेकिन उस घर में कुछ खास तरीके का चीज उपयोग किया गया हो, जो कि विश्व से अलग अलग लोग देखने आए, तब वो क्या हो जाएगा, वैश्विक महत्वपूर्ण का चीज, महत्व का चीज। तो ऐसे ही जो वैश्विक महत्व का चीज है, इसको यूनेस्को विश्व विरासत सूची में डालता है। और विश्व स्तर पर काफी है, लगभग अभी 1200 से ऊपर है जो विश्व के अलग अलग स्थलों को इन्होंने सूचीबद्ध किया। भारत में अभी तक टोटल 43 स्थल हुए हैं। कितने हुए हैं, 43। पहली बार भारतीय स्थलों को सूचीबद्ध करने का शुरू हुआ था 1983 में, 1983 में। ठीक है, अभी लिखो मत, लिखाएंगे अभी थोड़ा सा इसमें। ठीक है, 1983 में। और सबसे पहले 4 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे और भी स्थल आने लगे। अब तुमको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सब गूगल यूज करते हो, रटना नहीं है, रटोगे नहीं। आज जाके निकाल के देखना कि भारत का कितना स्थल यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, टोटल निकलेंगे 43। कितने निकलेंगे, 43। अब इसको 2 से 4 बार देखना, उसमें से जो महत्वपूर्ण स्थल जान रहे हो, जिसका नाम तुम जान रहे हो, देखना ये है कि नहीं है। समझ में आया क्या करना है, रटना नहीं है बैठ के कि 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये, रटना नहीं, रटाएंगे जितना उतना ही रटना है, लेकिन देखते जाना। जैसे ताजमहल, जिज्ञासा होनी चाहिए, है क्या इसमें, नहीं है। अब जब 1 से 2 बार देख लोगे, पता चलेगा इतना महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, ये तो होगा ही, ताजमहल है। ठीक, समझ में आया कैसे करना है। लाल किला है कि नहीं है, जानकारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। इस तरह का जब तुम 2 से 4 बार देखोगे, तो उसमें से लगभग 10-15 ऐसे बिल्डिंग होंगे जिसका नाम कॉमन होगा, जो तुम बहुत कॉमनली जान रहे हो, और वो सब पता होने चाहिए कि सब है। ठीक है, तो 1983 में भारत का पहला शामिल होगा, और 4 जो धरोहर है वो शामिल होगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग शुरू से लिख लेते हैं थोड़ा थोड़ा जो जो इसके बारे में जानना है। पहली चीज जानो कि विश्व विरासत स्थलों की सूची तैयार कौन करता है, यूनेस्को। कौन करता है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। ठीक है, पेरिस। ठीक है, पेरिस, यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस। अच्छा, अगर पूछा जाए यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है, यूनेस्को का स्थापना, अमरजीत बाबू बताइए, यूनेस्को का स्थापना कब हुआ है, हाँ, 1945। यूनेस्को की स्थापना 1945। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 1945। हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस, पेरिस फ्रांस। कहाँ है हेडक्वार्टर, पेरिस फ्रांस। ठीक है, अब 45 में ये निर्मित तो हो चुका है, लेकिन काफी आगे जाकर, मतलब काफी समय के बाद, ये विश्व धरोहर का स्थल बनाना, स्थलों का सूची बनाना शुरू करेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको क्या कहते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व धरोहर स्थल। इसका सूची
हम लोग बनाएंगे, ये डिसाइड किया गया था 1972 में। कब डिसाइड किया गया था? 1972 में। कब डिसाइड किया गया? 1972 में। और पहला जो विश्व धरोहर सूची जारी हुआ यानी शामिल हुआ वो हुआ 1978 में। कब हुआ? 1978। तो 2 ईयर है। अगर पूछा जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाएगा, इसका डिसीजन कब लिया गया? 1972। पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट शामिल कब हुआ? 1978। ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है तुमको कि कौन कौन सा साइट था। क्यों? क्योंकि भारत का उसमें एक भी नहीं है, जिससे सवाल नहीं पूछे जाएंगे। सवाल सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषणा कब हुआ? वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित होगा 72 में। और पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कब किस वर्ष घोषित हुआ? 1978 में। इसमें 12 लगभग ऐसे साइट हैं जो घोषित किया गया था, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी तक भारत का शामिल नहीं हुआ। अब यहां से इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहां कब घोषित हुआ? 1983 में। 1983 में। अब ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें कितने साइट हुए थे? 4। कितने साइट हुए थे घोषित? 4। पहला है अजंता। क्या है? अजंता जान रहे हो, महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफा पहला हो गया। दूसरा हो गया एलोरा। क्या हो गया? एलोरा। तो दोनों साथ में हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, अजंता एलोरा। तो कुछ बच्चा तो ये जानता है कि दोनों एक ही है। दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन है महाराष्ट्र में। इसके बाद था ताजमहल। क्या था? ताजमहल। और इसके बाद था आगरा का महल। ठीक है, आगरा का किला। कौन सा था? आगरा किला। ठीक है, ये 4 तुमको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो 1883 में शामिल हुआ था। अब यहां से डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा, कोई एक उठा के डाल देगा, पूछेगा किसको 1883 में शामिल नहीं किया था। ठीक है, या किया था? हाँ 1983। हम क्या बोल रहे हैं? अरे गलती से निकल गया होगा। ठीक है, 1983। ठीक है, तुमको यहां से डायरेक्ट सवाल बनता है, इसलिए ये 4 याद रखोगे। इसके बाद जितने शामिल हुए धीरे धीरे हम लोग देखेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद ज्यादातर जो चांस बनता है वो बनता है लेटेस्ट कौन सा शामिल हुआ है। ठीक है, तो अभी हैं कितने भारत में टोटल? 43। कितने हैं? 43। और इसमें 43वां जो है वो असम का एक स्थल है। ठीक है, क्या? मोईदम। ठीक है, हाँ असम का स्थल है। लिख लो, इसको भी लिख लो जिसको नहीं आता है। ठीक है, चेरादेव। क्या नाम है इसका? चेराई देव। हाँ चेराई देव मोईतम। क्या नाम है? चेराई देव मोईतम। ठीक है, मोईदम, चेराई देव मोईदम। ठीक है, ये है कहां का? ये असम का। और ये हमारा 43वां जो हेरिटेज साइट है। क्या? हाँ, वो उस किसकी और दिन चर्चा करेंगे वो। ठीक है, अब इसमें फिर विभाजन होता है कि कैसा हेरिटेज साइट है, वो हम डिसाइड अगले दिन बनाएंगे, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा हो जाएगा। क्या इतना सा समझ में आ गया? इसमें अभी बहुत चीजें बची हुई है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे ना। पहले इतना सीख लिया सब चीज। अब आगे चल के जब क्वेश्चन आएगा किसी दिन, उस दिन बताएंगे कि किस तरह का विभाजन है, कैसा साइट किसको किस कैटेगरी में रखा गया है। कभी सुनता होगा कि ये तुम्हारा सांस्कृतिक धरोहर है। ठीक है, तो ये सब हम लोग चर्चा करेंगे किसी और दिन। क्या इतना दूर तक समझ में आ गया? बढ़ जाए आगे। चलो अब आ जाओ सवाल पर। तो यहां पूछा है कि किसको शामिल नहीं किया गया है अभी तक? कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला परिसर और हुमायूं का मकबरा। तो कुतुब मीनार, लाल किला और हुमायूं का मकबरा ये तीनों शामिल हो चुका है, जामा मस्जिद नहीं शामिल हुआ अभी तक। ठीक है, चलो अगला सवाल, किस प्रकार की मिट्टी में गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें पड़ जाती है? ये तुम लोग को नोट्स का सवाल होगा, कहीं ना कहीं कराए जरूर होंगे कि जो काली मिट्टी होती है वह गर्मी के समय में दरारें पड़ जाती है, ऊपर से वो फट जाता है। ठीक है, काली मिट्टी। पश्मीना कोमल प्रकार का ऊन भारत के किस क्षेत्र में पहली बार बुना गया था? ठीक है, आज भी अगर तुमसे पूछा जाए कि पश्मीना ऊन हमें कहां से प्राप्त होती है, तो जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में। अब यहाँ पे अक्सर बच्चा गलती करता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, वो मार देता है खरगोश। क्या मारता है? खरगोश, या नहीं तो भेड़। ठीक है, तो नॉर्मल ऊन हम जो प्राप्त करते हैं वो भेड़ से जरूर करते हैं, लेकिन ये एक बकरी है। ठीक है, जिससे हम लोग पश्मीना ऊन प्राप्त करते हैं। किससे करते हैं? बकरी से। चंगथांगी, ये वैरायटी याद रखोगे, ये उसका ब्रीड जो है याद रखोगे, चंगथांगी। ठीक है, चंगथांगी। तो 2 चीज याद रखोगे, पश्मीना ऊन काफी सॉफ्ट ऊन होता है, ये हमें कहां से प्राप्त होता है? जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र, जम्मू कश्मीर तिब्बत वाले क्षेत्र में इस चंगथंगी ब्रीड का बकरी पाया जाता है। इन्हीं बकरियों से ये ऊन निकाला जाता है। कौन सा? पश्मीना ऊन। ठीक है, याद रखोगे पश्मीना ऊन किस बकरी से प्राप्त होता है। पहले कई बार तो यही पूछ लेता है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होता है, दे देगा बकरी, खरगोश, इस तरह का 3-4 ऑप्शन दे देगा। क्या आंसर होगा? बकरी। और कौन सा ब्रीड है बकरी का? चंगथांगी ब्रीड। कौन सा? चंगथांगी ब्रीड। कहां पाया जाता है?
तो ये लद्दाख, अभी वर्तमान में देखोगे तो लद्दाख तिब्बत वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। जम्मू कश्मीर पहले आता था क्योंकि पूरा एक ही था। अब वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कम मिलेगा, किधर ज्यादा मिलेगा? लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो लद्दाख तिब्बत वाले क्षेत्र में ये अधिक पाए जाते हैं और इन्हीं से ये ऊन निकाला जाता है। आया समझ में? चलो अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, अच्छा चलो आज तुम लोग का ये हम टेंशन दूर कर देंगे। आज हम चैनल पे डलवा देंगे टेलीग्राम पर जो संवैधानिक निकाय तुमको जानने हैं और जो गैर संवैधानिक निकाय जो तुम्हारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से ये दोनों लिस्ट डलवा देंगे, यहाँ देख लेना। यहाँ क्या है, क्या पूछा है? निम्नलिखित में से कौन भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं? अच्छा, ये क्वेश्चन गलत था। ठीक है, ये क्वेश्चन गलत था, उसको गैर संवैधानिक निकाय करो। ठीक है, संवैधानिक नहीं, गैर संवैधानिक निकाय करो। ठीक है, निम्न में से कौन सा एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, देखो राष्ट्रीय विकास परिषद ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, राजकीय मानवाधिकार आयोग ये भी संवैधानिक निकाय नहीं है। एक ही संवैधानिक निकाय इसमें दिख रहा है, वो है चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। अब पिछले बार भी तुम लोग बताए होंगे स्टेट में कि क्या होता है संवैधानिक निकाय। वैसे निकाय जिसका उल्लेख संविधान में है प्रत्यक्ष रूप से, उसको कहेंगे संवैधानिक निकाय। इसके अलावे जितना का भी मान लो बनाया हुआ तो है, निकाय बनाया हुआ, निकाय मतलब उसका डिपार्टमेंट बनाया हुआ तो है, लेकिन वो संविधान में चर्चित नहीं है, तो इसको हम गैर संवैधानिक निकाय कहेंगे। कई रूप से कानूनी संस्था होता है जो कानून के लिए, जैसे मानवाधिकार आयोग, संविधान में इसकी चर्चा नहीं है पर हमारे यहाँ अस्तित्व में है, तो ये संवैधानिक निकाय नहीं हुआ बल्कि ये कानूनी निकाय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कानूनी निकाय। इस तरह के भी हैं, तो आज हम लिस्ट डलवा देंगे, वहां से तुम लोग इसको पूरा पढ़ लेना कौन कौन सा है कौन कौन नहीं है। बहुत अच्छे से इसको याद रखना, बहुत सारे एग्जाम में ये रिपीट होते रहता है। यहाँ तुम्हारा क्या आंसर हो जाएगा? चुनाव आयोग। ठीक है, आंसर उसको सही करना, चुनाव आयोग। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले सही कर लिया था। निम्न में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये गैर संवैधानिक निकाय है, राज्य मानवाधिकार आयोग ये भी गैर संवैधानिक निकाय है, तो चुनाव आयोग गैर संवैधानिक निकाय नहीं बल्कि ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलो तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला सवाल क्या है? कहां गया क्वेश्चन? हिटलर का जन्म कहां हुआ था? हिटलर का जन्म कहां हुआ था? ब्रानाउ। कहां हुआ था? ब्रानाउ। इसको कई बार ब्रानो भी लिख दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रानो या ब्रानाउ एक ही चीज है। ठीक है, तो तुम लोग को जितना का हम बता रहे हैं उतना अच्छे से याद रखना, एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, तो नेपोलियन का बता रखे है ना सब? ठीक है, तो नेपोलियन कहानी खत्म हो गया है, अब हम लोग हिटलर पे आते हैं। तो हिटलर का जन्म कहाँ हुआ है? ब्रानो में। कहाँ हुआ है? ब्रानो। ये ऑस्ट्रिया का एक जगह है। कहाँ है? ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का जगह है ब्रानो। इसी ऑस्ट्रिया के जगह ब्रानो में हिटलर का जन्म हुआ है जवाहरलाल नेहरू के साथ। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? 1889 में। तो हिटलर का भी जन्म कब हुआ है? 1889। याद रहेगा? ठीक है, अब मतलब मैच कर लोगे। तो जवाहरलाल नेहरू भारत में पैदा हुए और हिटलर कहाँ पैदा हुआ? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पैदा हुआ? ऑस्ट्रिया में। ईयर दोनों का एक ही है, डेट इसका इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट नहीं पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, तो याद रखो हिटलर का जन्म 1889 में कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया के ब्रानो में। ठीक है, हिटलर जो है किस देश से संबंधित है? जर्मनी से। किससे? जर्मनी। ठीक है, जर्मनी, हाँ जर्मनी से। कहां से संबंधित है? जर्मनी से। जर्मनी का ये बनेगा राजा। क्या बन जाएगा? राजा। तो जर्मनी का शासक ये बना है 1933 में। कब बना है? 1933 में जर्मनी का शासक बनेगा 1933 में, और 1945 तक ये शासन करेगा। कब तक शासन करेगा? 1945। और दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ है उसका श्रेय दिया जाता है हिटलर को। किसको दिया जाता है? वर्ल्ड वार 2। कब शुरू हुआ वर्ल्ड वार 2? 1939 में। और इसका श्रेय किसको दिया जाता है? हिटलर को। हिटलर के हठी बुद्धि के कारण ही वर्ल्ड वार द्वितीय शुरू हुआ है, नहीं तब ये नहीं होता। ठीक है, तो इसने जर्मनी पर शासन कब से कब तक किया? 33 से लेकर 45 तक शासन किया है। वर्ल्ड वार 2 यानी दूसरा विश्व युद्ध का होने का श्रेय किसको दिया जाता है? हिटलर को। इसी ने इसके, अच्छा इसका पार्टी का नाम था नाजी पार्टी। क्या नाम था? नाजी पार्टी। तो अगर पूछा जाए नाजीवाद से संबंधित कौन है? हिटलर। ठीक है, नाजी पार्टी। इसके पार्टी का भी नाम था नाजी पार्टी, इसके आर्मी का भी नाम था नाजी आर्मी। ठीक है, तो इसी के आर्मी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। किस पर आक्रमण किया? पोलैंड पर आक्रमण किया, जिससे कि दूसरा विश्व युद्ध का शुरुआत हो गया। अब पोलैंड का रक्षा का दायित्व जो है वह था यूक्रेन, इसके पास क्या बोलते हो, नहीं फ्रांस के पास था, ब्रिटेन के पास था, तो ये सब उसके साथ शामिल हो गया। ठीक है,
तो ब्रिटेन और फ्रांस मिलकर जब युद्ध करने लगेगा, इसी को तो हम विश्व युद्ध बोलते हैं। जब एक तरफ एक पार्टी बन जाएगा, दूसरी तरफ दूसरा पार्टी, तो विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। तो वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर भी कभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या इसका समझ में आया पूरा चीज? हिटलर का जन्म कब हुआ है? 1889 में। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रिया के ब्राउन में। ठीक है, कहाँ का शासक बना ये? जर्मनी का। कब से कब तक शासन किया? 33 से 45 तक। कौन सा विश्व युद्ध इसके कारण हुआ है? दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, और 45 में इसकी हो जाती है मृत्यु। ठीक है, हिटलर की मृत्यु कब हुई? 45। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन था? 29। 30, राज्य विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्य विधान परिषद का चर्चा सदस्य होगा जो इसका चर्चा कितना किसमें किया गया? अनुच्छेद 171 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 171। स्ट्रक्चर विधानसभा का जो स्ट्रक्चर है वो किसमें है? 171। और इसी में कहा गया है किसी भी राज्य के विधान परिषद, सभा नहीं, विधान परिषद में मिनिमम सदस्य जो होंगे वो होंगे 40। कितने होंगे? 40। और मैक्सिमम जो होंगे, ठीक है, उस राज्य के विधानसभा का 1/3। उस राज्य के विधानसभा का 1/3। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा राज्य में होते हैं। राज्य के संचालन के लिए विधानमंडल का गठन किया गया। किसका गठन किया गया है? विधानमंडल। विधानमंडल के अंदर ही विधानसभा और विधान परिषद होता है। विधानसभा होना अनिवार्य है, विधान परिषद होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, जैसे एक बच्चा हो गया, दूसरा बच्चा होना जरूरी है नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं हो सकती है या हो भी सकती है। तो विधानसभा राज्य को चलाने के लिए जरूरी है, लेकिन विधान परिषद जरूरी नहीं है। तो कुछ कुछ राज्य है जो बोला कि हमको 2 बच्चा चाहिए, एक का नाम होगा विधानसभा और दूसरे का नाम होगा विधान परिषद। ठीक है, तो वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जिसको दूसरा बच्चा है विधान परिषद, और दूसरा बच्चा जो होगा वो बड़ा बच्चा होगा। समझ में आया? अगर विधान परिषद है तो ये अपर हाउस होगा। क्या होगा? अपर हाउस। ठीक है, और अगर नहीं है तो विधानसभा ही होल एंड सोल सब चीज हो जाएगा। तो अधिकतर राज्य में सिर्फ विधानसभा ही है, मात्र 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है। अगर विधान परिषद आप बनाते हैं तो क्या उसको हम डेमोलिश भी कर सकते हैं? क्या उसको खत्म कर सकते हैं? तो आंसर है हाँ, अगर बनाते हैं तो उसको एबोलिश भी कर सकते हैं। तो विधान परिषद बना लिए और विधान परिषद खत्म कर दिए, ये सब तो ठीक है, इसकी चर्चा की गई है 169 में। किसमें की गई है? 169। लेकिन विधानसभा अगर बनाएंगे तो सदस्य कितने रखेंगे? क्योंकि इसका आप पे डिपेंड करता है। अगर मेरा राज्य है, हम बिहार हैं, तो बिहार में विधान परिषद में कितना सदस्य होगा ये डिसाइड करने का कुछ तो तरीका होना चाहिए, नहीं तो बोल देंगे 1000 सीट होगा। ठीक है, नीतीश कुमार जैसे बोला कि इस बार मोदी जी को कम से कम 4000 सीट तो आ ही जाएगा। ठीक है, तो जब इस तरह का बात हो तो कुछ भी सीट हो सकता है, इसीलिए बाकायदा एक ऑर्डर दिया गया है कि अगर विधान परिषद बनाते हैं तो न्यूनतम कितना सदस्य रखेंगे? 40। और मैक्सिमम जितना भी आपके यहाँ विधानसभा का सदस्य है उसका 1/3, इससे अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन था? तो पूछा क्या था? न्यूनतम सदस्य कितने होंगे? कितने होंगे? 40। अगला है डलहौजी ने अवध को किस नाम से पुकारा था? अवध के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? क्या क्या था? चेरी स्टेट। ठीक है, तो डलहौजी ने अवध को क्या कहा था? चेरी स्टेट। चेरी स्टेट सामान्यतः लिखने के क्रम में हम लोग उस जगह के लिए इस्तेमाल करते हैं जो हमको पसंद भी है और जिसको लेना भी आसान है। नहीं समझ में आया? वैसा जगह जिसको हम हड़प भी आसानी से सकते हैं और हमको वो पसंद भी है, ऐसी चीजों के लिए क्या, जगहों के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? चेरी स्टेट। उस समय में अवध को किस नीति के तहत हड़पा गया? हड़प नीति के तहत। हड़प नीति के तहत। पर हड़प नीति का कारण क्या था? उसको उत्तराधिकार नहीं होना है, और ओरिजिनल जो उत्तराधिकारी है यानी अपना खून अगर राजा का नहीं है तब हड़पा जाएगा। लेकिन अवध को किस लिए हड़पा गया? कुशासन का। ठीक है, कुशासन का आरोप लगाकर उसको हड़प लिया गया। तो कितना आसानी से हड़प लिया कि आप बढ़िया से शासन नहीं करें इसलिए हड़प रहे हैं, तो आसानी से इसको हड़प भी लिया। और इसके अवध जो था वो डलहौजी को पसंद भी था। ठीक है, इसीलिए उसने इसको क्या कहा? चेरी स्टेट। ठीक है, तो जब हड़पा गया उस वक्त अवध का नवाब कौन था ये पूछा जाता है। कौन था? वाजिद अली शाह। कौन था? वाजिद अली शाह। तो यहां से 4 बात फिर से हम रिपीट करते हैं। अवध को किस वर्ष हड़पा गया? 56 में, 1856 में। अवध को किस वर्ष हड़पा गया? 1856। काफी आसानी से अवध को हड़प लिया। कौन हड़प लिया? डलहौजी। कौन था इस वक्त गवर्नर जनरल? डलहौजी। काफी आसानी से हड़प लिया, इसलिए डलहौजी ने इसको क्या कहा? चेरी स्टेट। क्या कहा? चेरी स्टेट। दूसरा सवाल हो गया। तीसरा सवाल कि अवध को जब डलहौजी ने 1856 में हड़पा, अवध का नवाब कौन था? कौन था? वाजिद अली शाह। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन हुआ? कौन हुआ? वाजिद अली शाह। ठीक है, अवध का संस्थापक कौन था?
शहादत खान। कौन था? बुरहान उल मुल्क, या तो बुरहान उल मुल्क देगा या क्या देगा? शहादत खान। तो अवध का संस्थापक बुरहान उल मुल्क या शहादत खान। ठीक है, क्या हुआ? आज क्वेश्चन आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। अब किसान दिवस के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? तो आज जानोगे। हमारे एक प्रधानमंत्री हुए भारत के, हाँ, चौधरी चरण सिंह, जंजीवर राम नहीं, चौधरी चरण सिंह। कौन से प्रधानमंत्री हुए? चौधरी चरण सिंह। भारत के 5वें प्रधानमंत्री। कितने प्रधानमंत्री थे? 5वें प्रधानमंत्री, 5th PM ऑफ इंडिया। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, ये 1979, एक साल ही रहे थे, 1979 से 80। ठीक है, 1979 से 80 के बीच में ये पीएम रहे और ये भारत के 5वें पीएम थे। नाम था इनका चौधरी चरण सिंह। इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। ठीक है, एकमात्र पीएम इनको कहा जाता है जिन्होंने कभी लोकसभा में चरण नहीं रखा। इसलिए यहां से सवाल बन जाता है कि वह कौन थे जो कभी गए ही नहीं, जाने से पहले ही रिटायर कर गए। ठीक है, वो चौधरी चरण सिंह। तो मेरा अपना लॉजिक है कि चौधरी चरण सिंह कभी भी लोकसभा में चरण नहीं रखे। ठीक है, तो याद रखोगे, यही है एकमात्र। तो याद रखोगे कितने पीएम थे ये हमारे? 5वें पीएम। ठीक है, चलो कौन सा क्वेश्चन था? तो आंसर क्या हुआ? 23 दिसंबर। 23 दिसंबर। ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, कहाँ है? मणिपुर। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? केबू लाम जाओ। क्या नाम है? केबू लाम जाओ। नहीं, जिसको पता है वो लिख लो, केबू लाम जाओ। क्या नाम है? केबू लाम जाओ। ये मणिपुर में एक झील है, लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। काफी महत्वपूर्ण सवाल है और बहुत रद्दी सवाल है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो है पर इतना बार एग्जाम में आ चुका है कि ये सब सवाल रद्दी हो गया। ये सब ऐसे ही बच्चों को याद हो जाता है। ठीक है, तो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ उद्यान कहाँ है? मणिपुर में। मणिपुर में नाम क्या है उसका? केबुल लाम जाओ। केबुल लाम जाओ। किस झील पर है? लोकटक झील। तो तुमसे पूछेगा लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। केबुल लाम जाओ कहाँ है? मणिपुर में। और खासियत क्या है? तैरता हुआ झील है, तैरता हुआ उद्यान है। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से किस मध्यकालीन संत का उपदेश गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल है? अब देखोगे, गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये सिख का ग्रंथ है। किसका ग्रंथ है? सिख का ग्रंथ। लेकिन कुछ ऐसे बाहरी यानी बिना सिख वाले भी कुछ ऐसे गुरु हैं जिनके स्टेटमेंट्स उसमें वर्णित हैं। ठीक है, कुछ सूफी संत भी है, चर्चा करेंगे कभी उस पर विशेष, तब बताएंगे। फिलहाल याद रखोगे आंसर है नामदेव ना। क्या आंसर है? नामदेव। ठीक है, नामदेव जो है ये महाराष्ट्र के गुरु हैं। कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के गुरु हैं, मराठी भाषा के गुरु हैं। ये भक्ति आंदोलन से संबंधित होंगे। लेकिन इनके कुछ कथनों का उल्लेख कहाँ को मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। तो काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। ठीक है, तो गुरु ग्रंथ साहिब में किस महाराष्ट्रियन गुरु के उल्लेख कथनों का उल्लेख मिलता है? किसका? नामदेव। अच्छे से याद रखना। ठीक है, अगला है, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब पारित हुआ? कब हुआ? 2006। देखो, पहली बार ब्रिटिश भारत के समय में ही बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया गया था। कोई बताओगे कब? शारदा। वेरी गुड, 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में शारदा अधिनियम आया। कौन सा आया? शारदा अधिनियम या शारदा एक्ट। ठीक है, शारदा एक्ट आया 1929 में, जिसने पहली बार बाल विवाह को रोकने का प्रयास किया। इसने विवाह का उम्र डिसाइड किया। ठीक है, विवाह का उम्र, विवाह का उम्र। शारदा अधिनियम ने विवाह का उम्र डिसाइड किया कि अगर वो फीमेल है तो 14 वर्ष, फीमेल है तो 14 वर्ष, और मेल है तो कितना था? 16 वर्ष था। मेल का 16 था ना जी? शायद 16 ही था। मेल का 16 वर्ष था, थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, तो फीमेल का था 14 वर्ष और मेल का 16 वर्ष था। एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, ये पहला कानून था, एक बड़ा कानून था जो कि बाल विवाह को रोकने के लिए लाया गया था। ये उम्र इसमें तय की गई, फिक्स किया गया। ठीक है, ठीक है। अब 2006 में फाइनली, इससे पहले जो लागू था वो 2006 में। कब आया? 2006। ठीक है, 2006 में जो फाइनली एक्ट आया उसमें क्या गया है? मेल का कितना? 21 और फीमेल का कितना? 18। ठीक है, तो यही लागू था और इसमें बदलाव आते रहे हैं। फाइनली ये कब आया? 2006 में। तो वर्तमान में जो एक्ट लागू है बाल विवाह के लिए, बाल विवाह निरोध के लिए, वह कौन सा है? 2006।
मेल का विवाह का उम्र कितना है 21 वर्ष और फीमेल का कितना है 18 वर्ष। ठीक है, इसको याद रखना। क्या शारदा में 18 ही था? ठीक है, तो शारदा में 18 ही था। ठीक है, शारदा में 18 ही था। फीमेल का 14, ठीक है ना? शारदा अधिनियम में फीमेल का 14 था और मेल का 18 था। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो। 1929 में शारदा एक्ट आया, ठीक है, जिसमें शादी का उम्र फिक्स किया गया। फीमेल का कितना 14 और मेल का कितना 18। ठीक है, इसमें फिर कई संशोधन होंगे आजादी के बाद, फिर धीरे धीरे संशोधन होगा। फाइनली 2006 में एक संशोधन होगा जिसमें मेल का उम्र कितना होगा 21 और फीमेल का 18। अब 2021 में मोदी साहब एक और बिल लेकर आए थे जो अभी शायद अटका हुआ है। ठीक है, जिसमें फीमेल के विवाह का उम्र जो है वो 21 किया जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो ये बिल अभी अटका हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर ये बिल लागू हो जाएगा तो फीमेल का शादी का उम्र क्या हो जाएगा 21। ठीक है, और लड़का का 12 वर्ष। ठीक है, बदला, क्योंकि एक समय ऐसा था बाल विवाह जो है ये अक्सर इसमें ज्यादा भुक्तभोगी जो थी वो लड़कियां थी। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि लड़का 45 साल का है और लड़की जो है 10-12 साल की है। ऐसा काफी होता था पहले कि कोई 10 बच्चा का बाप है और वो जाके 12 साल की लड़की से ब्याह कर लिया। ठीक है, तो ऐसा काफी पहले होता था। अभी भी होता है, अब नहीं होता है, अब तो शौक से करता है। ठीक है, छोड़ो, उसमें जाओगे तुम लोग बहुत डीप चला जाएगा, आ जाओ वापस। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था? भावनाओं में बह जाता है लोग। 36। हिरनी जलप्रपात किस राज्य में? किस राज्य में है? झारखंड। हिरनी जलप्रपात झारखंड। झारखंड में किस नदी पर? रामगढ़ नदी। तो बताया मैं तुम लोग को पढ़ा है, हिरनी जलप्रपात झारखंड। राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई? किस वर्ष? 1980। ये सब तुम लोग को पढ़ाए हैं, स्टेट में ही कहीं ना कहीं आया होगा तो हम एक्सप्लेन किए होंगे, बोले होंगे कुछ डेट, मतलब ईयर इसको याद रखोगे। 1972, 1974, 1980, ठीक है, 1986, 1992, ठीक है, एक तो और छूट गया फिर 1973। ठीक है, ये सब याद रहना चाहिए तुमको। 1972 में वन्य जीव अधिनियम क्या आया? वन्य जीव अधिनियम। इसी वन्य जीव अधिनियम के तहत टाइगर रिजर्व प्रोग्राम चला। ठीक है, कब चला? 73 में। कब चला? 73 में। और इसी वन्य जीव अधिनियम के तहत 92 में चला हाथी। कहां लिखा है 92? यहाँ चला हाथी। ठीक है, 92 में हाथी और 73 में टाइगर यानी बाघ। ये 3 याद हो गया। 72 में वन्य जीव अधिनियम पारित हुआ, इसके तहत टाइगर रिजर्व कब? 73 और टाइगर प्रोटेक्शन, और 92 में कौन? हाथी प्रोटेक्शन, एलिफेंट प्रोटेक्शन। अब 74 वाला देखोगे तो क्या था? 74 वाला क्या था? जल प्रदूषण, जल संरक्षण अधिनियम। कौन सा था? जल। और 80 में कहा? 80 में क्या था? वन नीति। ठीक है, वन वो जो था वो था वन्य जीव, ये क्या है? वन नीति। 86 में क्या था? पर्यावरण। 86 में पर्यावरण। 86 में पर्यावरण। ये 4-5 ऐसे हैं जिसको समझ लो ये पढ़ाई का आधार है। मतलब ये पूरा एक्ट जाने और भी 7-8 है, लेकिन पूरा जानो ना जानो इतना सा जानते रहोगे। सेट देने से बार बार यही फायदा होता है, डिस्कशन में अगर बैठोगे तो तुमको ये सब धीरे धीरे याद होता जाएगा। जो फर्स्ट दिन जब डिस्कस हुआ होगा लगता होगा कुछ नहीं आता है, आज लग रहा होगा हाँ आता है। ठीक है, यही फायदा होता है, दिमाग में ये सेट हो जाएंगे। ठीक है, चलो, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? देखो, राष्ट्रीयकृत बैंकों का 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है। कितना बार हुआ है? 2 बार। पहली बार क्या गया 69, दूसरी बार क्या गया 80। ठीक है, पहली बार 14 बैंकों का, दूसरी बार 6 बैंकों का। ये हो गया पुराना क्वेश्चन, और ये आने चाहिए तुमको कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कितना बार हुआ? 2 बार। पहली बार 1969 में कितने बैंकों का? 14 बैंकों का। दूसरी बार 1980 में कितने बैंकों का? 6 बैंकों का। ये आउटडेटेड क्वेश्चन हो गया, पुराना क्वेश्चन। ठीक है, तो जोड़ोगे दोनों का कितना हो जाएगा? 14 + 6 20। लेकिन जब अभी वर्तमान सिचुएशन को देखोगे तो काफी सारे बैंकों को क्या किया जा रहा है? मर्ज। तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है 12। कितने हैं? 12। एक सवाल यहां से बन जाएगा कि वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? 12। अब ये 12 बैंकों का संख्या जो है ये सिर्फ संख्या नहीं बल्कि तुमको नाम पता होने चाहिए। जितने फेमस बैंक जान रहे हो ये सारे बैंक लगभग इसमें शामिल है। तो आज तुम लोग जाके ये 12 बैंकों को एक से दो बार देखोगे। ठीक है, कि कौन कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक है। जितना नाम जान रहे हो लगभग सब है, प्राइवेट बैंक को छोड़कर। ठीक है, अब यहां देखोगे तो एक बैंक है आईडीबीआई बैंक। कौन सा बैंक? आईडीबीआई। और ये जो है ये राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। वर्तमान में ये एलआईसी के साथ मिलकर कार्य करती है। ठीक है,
तो पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सब राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। तो आज तुम्हारा काम है 12 बैंक जो राष्ट्रीयकृत बैंक है इसको जाकर रिवाइज करना। अगला, निम्न में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही नहीं है? ये भी हम बोले हुए हैं कि जाओ पीरियोडिक टेबल से जो तुमको पता है, जितने भी एलिमेंट तुमको पता है, लगभग 30-40 ऐसे होंगे जो तुम जान रहे हो, ठीक है, 30 के आसपास ऐसा होगा जो तुमको नाम पता है। बस इच्छा इतना होना चाहिए कि इसके बारे में हम 2 चीज जाने। क्या जानोगे? उसका पोजीशन, ठीक है, मतलब उसका सिंबल, और दूसरा उसका पोजीशन मतलब एटॉमिक नंबर। ये 2 चीज, जितना एलिमेंट, किसी के पास पीरियोडिक टेबल नहीं है, मोबाइल में नेट पैक नहीं है, मोबाइल से यहाँ से पीरियोडिक टेबल का फोटो ले लेना और ढूंढना इसमें जो हम जान रहे हैं। जैसे सोना जान रहे हो नहीं जान रहे हो, चांदी जान रहे हो नहीं जान रहे हो, क्या इसमें होगा कि नहीं होगा? पीरियोडिक टेबल में होगा। कुछ नहीं करना है, रटने, ये हम केमिस्ट्री का क्लास नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि अगर हम सोना को जान रहे हैं तो सोना के बारे में 2 और डाटा हमको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? कि सोना का एटॉमिक नंबर कितना है और उसका सिंबल क्या है। अगर ये जान लोगे तो काफी अधिक जो सवाल, हल्के सवाल इसमें बनेंगे वो हो जाएंगे तुम्हारे। ये तुम्हारा काम है, ये करके आओ, ठीक है। कुछ नहीं, जितना तुम जान रहे हो उतना। अब 118 बोल देंगे याद करने के लिए, क्या कर पाओगे? संभव ही नहीं है, माथा भरी आ जाएगा। तो तुम जितना जान रहे हो उसी को चुनना। हाइड्रोजन सभी जान रहे हो, क्या जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए, वहां से निकाल लोगे। एक बार पूरा देखोगे तो सही, पहले करके आओ। हम चेक करें अगला वीक, करके आओगे सब एक पन्ना में लिख कर, तो अगले सप्ताह सभी एक पन्ना में लिख कर लाओगे। इससे छापना नहीं है, जो तुम जान रहे हो, जिस ऑर्डर में जान रहे हो, और किसी का 2 बच्चे का ऑर्डर अगर मिल गया तो मार के हड्डी तोड़ देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हमको सोना याद आया और उसके बाद चांदी याद आया और उसके बाद तांबा याद आया तो तुमको भी यही याद आया, ये संभव नहीं है। अब अलग अलग देख देख के लिखना, ठीक है। चलो, तो अगली बार ये करके आना। कितना एलिमेंट लिखोगे? 30 देते हैं, कितना? 30। तुमको जितना आता है सब, लेकिन 30 कम से कम आना चाहिए। अब ऐसा नहीं हमको कुछ नहीं आता है, ठीक है। चलो अगले बार लिख के आना। क्या है यहाँ क्वेश्चन, देख लो एक बार। निम्न में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? पारा Fe लोहा का होता है, पारा का जो होता है वो होता है Hg। क्या होता है? Hg, ठीक है। आर्सेनिक का Ar नहीं होता बल्कि As होता है, आर्सेनिक का As। टंगस्टन का W होता है, टंगस्टन का W होता है, ठीक है, W होता है। और क्या है? बोरॉन, बोरॉन का B होता है, तो बोरॉन सही है, ठीक है, बोरॉन का B होता है। अगले वीक ये सब करके आओगे तब देखोगे ये क्वेश्चन यहाँ से बनने लगेगा तुम्हारा, ठीक है। निम्न में से कौन सा बैंकों के राष्ट्रीयकरण का लक्षण नहीं है? ठीक है, बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया जाता है उसका उद्देश्य क्या है? पहला है बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण। ये तो किसी भी सरकारी तंत्र का ये इच्छा नहीं होता है, हम उसको क्या करते हैं, एक जगह लाकर सारा उसको कोऑर्डिनेट करके एक जगह स्थापित करके, मतलब जो बोलेंगे हम वो करो। क्या बैंक के राष्ट्रीयकरण का ये उद्देश्य है क्या कि हम जैसा बोलेंगे वैसे ही तुम करोगे? नहीं, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य उसका सहायता करना है, ना कि उसको बर्बाद करना। तो संकेंद्रण ये सहायता, मतलब ये उद्देश्य नहीं हो सकता है। शाखाओं का असीम विस्तार क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसीलिए तो किया गया है कि आप इसके, आपका विश्वास भी बढ़ेगा लोगों में और आप बिजनेस जो है वो काफी बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण और प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में प्रवेश, बिल्कुल सही है। नॉर्मल बैंक क्यों आएगा, लेकिन जब राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएगा तो कहीं पे भी चला जाएगा, ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी जाएगा। जमा राशियों की मात्रा में विस्तार, बिल्कुल ऑब्वियस है। तुम जब नेशनलाइज्ड बैंक हो गया तो तुम्हारा एक विश्वास उस पर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और सरकारी भी काफी चीजें ऐसे सरकार के पैसे होंगे जो उस बैंक में आने लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे हैं बैंकिंग कारोबार का संकेंद्रण, ये नहीं होगा, ठीक है। अगला है एल नीनो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एल नीनो को जान रहे हो सब, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या है। एल नीनो का अर्थ चाइल्ड क्राइस्ट है कि नहीं है? बेबी क्राइस्ट, चाइल्ड क्राइस्ट, बॉय क्राइस्ट, ये सब कुछ भी तुमको दे देगा, ये सब एल नीनो का अर्थ होता है। यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है? परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करता है। क्या करता है बताएं? ये क्या है? भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण मतलब इक्वेटर के पास ये वाला क्षेत्र, इसी का तो चर्चा कर रहा है, और इसी के पास तो पेरू के तट पर ये उठता है, जिसके कारण से हमारे ITCZ में गड़बड़ी आती है और उसका प्रभाव मानसून पर भी पड़ता है ना। तो क्या ये इसमें गड़बड़ी करता है? आंसर है हाँ, इसी के इर्द गिर्द तो ये बन रहा है, ठीक है, तो आंसर है हाँ, ठीक है। तो यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करता है। इसके बाद है यह समुद्री जल के वाष्पन में अनियमितता उत्पन्न करती है। बिल्कुल, जो पेरू का तट है, पेरू का तट जो है वो ठंडा जल वाला तट है। कैसा तट है? ठंडा जल वाला। लेकिन एल नीनो जो है ये गर्म जल है, तो क्या अबनॉर्मलिटी लाया? आंसर है हाँ लाया, वहां के उष्मा में अबनॉर्मलिटी लाया, तो ये भी सही हो जाएगा।
इसके कारण समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। ऑब्वियस है, जो ठंडे वाले क्षेत्र में बढ़ने वाली मछलियां हैं, अब वहां पर का पानी क्या हो गया, गर्म हो गया। ठीक है, तो ये भी सही है, इसके कारण मछलियों की संख्या कम हो जाएगी। क्या हुआ, हाँ, अपवेलिंग की घटना के कारण। ठीक है, यह पेरू के तट के जल का तापमान कम कर देता है, ये गलत है। तट का तापमान क्या करेगा, बढ़ा देगा। ठीक है, चलो तो अगला हो जाए, सिर्फ गलती यही होगा, पेरू के तट का तापमान बढ़ा देगा। अगला क्या है, गैसीय अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को गलत कौन कौन किया था, नहीं किया था, किया भी होगा तो बोलेगा थोड़ी ना, पक्का ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण में कोई नहीं मारा था। ठीक है, देखो कंफ्यूजन हो जाता है, अब इसमें डर लगता है सबको इस तरह के क्वेश्चन को करने में, इसलिए इसको अच्छे से पहले पढ़ लिया करोगे क्या क्वेश्चन क्या पूछा है। यहाँ पे तीन तरह का क्वेश्चन बनता है। देखो, एक सवाल बनेगा कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस, क्या बनेगा, सॉलिड से गैस। ठीक है, तीन प्रोसेस है, तीनों अच्छे से देख लेना। ठीक है, सॉलिड है और सॉलिड से किसमें परिवर्तित हो गया, गैस में। दूसरा है नॉर्मल प्रोसेस, क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन एक हो गया सॉलिड से डायरेक्ट गैस। अब अगर गैस है तो गैस से पहले बनेगा लिक्विड और फिर बनेगा सॉलिड, लेकिन गैस से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉलिड। क्या बन जाएगा, सॉलिड। तो यहाँ पे देखा 4 तरीका। सॉलिड से अगर लिक्विड बन रहा है तो इसको कहेंगे मेल्टिंग, क्या कहेंगे, मेल्टिंग। और लिक्विड से अगर गैस बन रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, वाष्पीकरण यानी एवोपरेशन, क्या बोलेंगे, एवोपरेशन। सॉलिड से अगर डायरेक्ट गैस में बदल रहा है तो इसको कहेंगे सब्लिमेशन, क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। क्या कहेंगे, सब्लिमेशन। गैस से अगर लिक्विड बन रहा है तो इसको कहेंगे संघनन, क्या कहेंगे, संघनन। मतलब गैस, हाँ, कंडेंसेशन, गैस जो है वो ठंडा हो रहा है, गैस क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, ठंडा होकर वो संघनित हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, इसको कहेंगे कंडेंसेशन। क्या कहेंगे, कंडेंसेशन यानी संघनन। और लिक्विड फिर सॉलिड में बदलेगा, इसको कहेंगे फ्रीजिंग। क्या कहेंगे, फ्रीजिंग, मतलब जमना। ठीक है, लेकिन गैस अगर डायरेक्ट सॉलिड में बन रहा है तब इसको क्या कहेंगे, निक्षेपण। क्या कहेंगे, निक्षेपण, निक्षेपण। क्या कहेंगे इसको, निक्षेपण। क्या निक्षेपण होता क्या है, कहीं जाके डायरेक्ट जम गया, क्या हो जाएगा, जम जाएगा, मतलब डायरेक्ट। इसको कहते हैं डिपोजिशन। क्या कहेंगे इसको, डिपोजिशन। ठीक है, डिपोजिशन या निक्षेपण। क्या सारा समझ में आया। अगला है निम्नलिखित, यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, संघनन या कंडेंसेशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। तो इसमें से देखोगे तो कूद लोक नृत्य, कूद कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से। भवाई लोक नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है, कहां से, राजस्थान। ठीक है, होजागिरी लोक नृत्य ये त्रिपुरा से संबंधित है, कहां से, त्रिपुरा से। और जवारा कहां से है, मध्य प्रदेश से। जवारा कहां से, मध्य प्रदेश। तो फिर से एक बार सारा सुन लो। ठीक है, भवाई लोक नृत्य राजस्थान, ठीक है, होजागिरी त्रिपुरा, जवारा मध्य प्रदेश, कूद जम्मू कश्मीर। ठीक है, लोक नृत्य अभी तुम लोग का नहीं ना हुआ है। ठीक है, तो लोक नृत्य होगा तब धीरे धीरे ये सभी क्लियर होता जाएगा। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, कब हुआ, 28 जनवरी 1950। देखो, अगर पूछा जाए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष हुआ, 2 तरह के सवाल तुमसे पूछे जाएंगे कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो शुरुआती दौर में हुआ ये हुआ था 1937 में। कब हुआ था, 1937। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट तभी नहीं कहा जाता था इसको कहा जाता था फेडरल कोर्ट। क्या कहा जाता था, फेडरल कोर्ट। तो 2 तरह के सवाल यहाँ से पूछे जाएंगे, बड़ा अच्छा से इसको याद रखना। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई, तो 1935 का अधिनियम आया था। क्या आया था, 1935 का अधिनियम। और इसी अधिनियम ने भारत में एक रिजर्व बैंक की स्थापना की चर्चा किया और एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का चर्चा किया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट टर्मिनोलॉजी नहीं यूज किया जाता था, होता था फेडरल कोर्ट। क्या होता था, फेडरल कोर्ट। तो इसी के सिफारिश पर बनेगा हमारे यहाँ पे क्या, आरबीआई भी बनेगा, और इसी के सिफारिश पर क्या बनेगा, सुप्रीम कोर्ट। तो याद रखोगे 1935 अधिनियम के तहत 1937 में, कब, 1937 में हमारे यहाँ पे फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ। इसी फेडरल कोर्ट का नाम बदलकर आजादी के बाद यानी संविधान लागू होने के समय क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो याद रखोगे फेडरल, सुप्रीम कोर्ट को पहले किस नाम से जाना जाता था, फेडरल कोर्ट। तो इस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई, 28 जनवरी 1950। क्या हुआ, 28 जनवरी 1950। याद रहेगा। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 44, 45 होगा।
चलो, महात्मा गांधी इंग्लैंड में कितने वर्ष तक रहे थे? कितने वर्ष? 3 वर्ष। कब से कब तक? 1888 में वो गए थे और 91 में वो आए, तो 3 वर्ष वो वहां रहे थे। ठीक है, अगला है देश पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था। हम बोले हैं, अभी भी अगर कोई नहीं किया हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हम इसको जब तक तुम लोग करके नहीं आओगे, सब याद करके नहीं आओगे, तब तक हम इसको डील नहीं करेंगे। हम बोले हैं 12 डाटा होगा, 1 से लेकर 12 तक नंबर दो, बगल में ईयर लिखो और उसका एक कॉलम बना उद्देश्य का। अगर अभी भी नहीं किए हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चौथी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? क्या था? स्थिरता के साथ विकास। ठीक है, अगला है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया? 1927 में। ओलंपिक से रिलेटेड हम 4-5 बात तुम लोग को ऑलरेडी बता रखे हैं। क्या बता पाओगे ओलंपिक की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई? हाँ, ओलंपिक 2 है, प्राचीन ओलंपिक और आधुनिक ओलंपिक। प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 बीसी ओलंपिया से हुआ। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 1896 में हुआ। कहां से? एथेंस, ग्रीस में। ठीक है, और शुरू करने वाला जो था उसका नाम था पियरे डी कुबर्टीन। पियरे डी कुबर्टीन, जो कि एक फ्रांस का नागरिक था। ठीक है, ये सब ठीक है। अब पूछा जाता है कि पहली बार ओलंपिक में भारत के तरफ से किसी ने कब हिस्सा लिया? तो आंसर है 1900 ईस्वी। कब आंसर? 1900 ईस्वी। और आदमी का नाम है नॉर्मन प्रीचर्ड। क्या नाम है? नॉर्मन प्रीचर्ड। ठीक है, प्रीचर्ड, नॉर्मन प्रीचर्ड। 1900 ईस्वी में इसने हिस्सा लिया, पर ये देश के तरफ से गया तो सही, पर भारत देश का कोई टीम यहां पर नहीं गया, ये अकेला आदमी गया। ये एक एथलीट था। क्या था? एथलीट था, ये धावक था, और 100 मीटर 200 मीटर में 2-2 सिल्वर मेडल लेके आया। क्या लेके आया? सिल्वर मेडल। क्या लेके आया? सिल्वर मेडल। वो भी एक नहीं बल्कि 2, 100 मीटर दौड़ और 200 मीटर दौड़ में। कौन था ये? नॉर्मन प्रीचर्ड, जिसने 1900 में हिस्सा लिया। भारत की तरफ से पहली बार टीम गया 1920 में। कब गया? 1920 में। अगर तुमसे सवाल पूछा जाए भारतीय टीम ने हिस्सा कब लिया? कब लिया? 1920। इसके बाद एक और विशेष पूछा जाएगा कि भारतीय हॉकी टीम ने कब हिस्सा लिया? तो आंसर होगा 1928। हॉकी की शुरुआत ओलंपिक में जो हुई वो हुई 1928 से, और पहला ही मैच अगर किसी ने जीता तो वो है भारत। मतलब गोल्ड मेडल किसने लिया 1928 में? भारत ने। तो हॉकी की शुरुआत कब हुई ओलंपिक में? 1928 से। भारत ने हॉकी में कब हिस्सा लिया? 1928 में। और पहला ही मैच में ये क्या जीत लिया? गोल्ड मेडल। और लगातार जीतेगा। भारत का हॉकी बहुत बढ़िया था उस समय में। ठीक है, आजादी के बाद पहली बार जो हॉकी टीम हिस्सा लेगा वो होगा 1948। कब होगा? 1948। और एक मूवी देखे हो ना, गोल्ड, शाहरुख खान, अक्षय कुमार का, ये इसी पर बना हुआ है, गोल्ड 1948 वाला। और दुर्भाग्य देखो हम पर शासन करने वाला का, 1948 में जो ओलंपिक हुआ वो हुआ लंदन में। कहां हुआ? लंदन में। लंदन में जाकर अंग्रेजों को हमने हराया। समझ में आया? तो जो आज तक शासन करते आया था उसके यहां जाकर हराया गया, और यही गोल्ड मूवी इसी पर बना हुआ है। याद रखोगे 1948 में लंदन में आयोजित हुआ था, और वहां भी हम लोग क्या जीत के आए? गोल्ड। पहली बार कब जीते थे गोल्ड? 28 में। और हिस्सा भी कब लिए थे पहली बार? 28 में। ठीक है, इतना सा चीज याद रखना। अब यहाँ ये सब तो सीख लिया। अब सवाल ये पूछा गया कि बताओ भारत में ओलंपिक कमेटी का गठन कब हुआ? 1927 में। ये गोल्ड में जाने से जस्ट पहले 1927 में ओलंपिक कमेटी का गठन हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 47 आना। क्लियर हो गया? भारतीय ओलंपिक संघ का गठन कब हुआ? 1927। ठीक है, अगर पूछा जाए संस्थापक कौन था? दोराबजी टाटा। कौन था? दोराबजी और नॉर्मन प्रीचर्ड, यही दो मिलकर इसका स्थापना किया था, दोराबजी टाटा और प्रीचर्ड। ठीक है, अगला है मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? ये चैम्बर नहीं है, ये वाल्व है। ठीक है, तो याद रखना, तुम्हारे लिए आसान हो गया। नहीं भी आता है तो आंसर कर दोगे। चैम्बर भी 4, वाल्व भी 4। हमारे हृदय में कितने चैम्बर? 4 चैम्बर। वाल्व भी कितना? 4। वाल्व क्या होता है बताओ कोई? हृदय को छोड़ दो, ऐसे ही नॉर्मली बताओ वाल्व क्या होता है? वाल्व एक तरह का स्टॉपर होता है। क्या होता है? स्टॉपर। ठीक है, जो स्टॉप करता तो है पर कंप्लीटली स्टॉप नहीं करता है। ठीक है, जैसे तुम मान लो कि ये पाइप है और यहाँ ये वाल्व लगा के रखे हैं, तो कभी ये खुल जाएगा, कभी क्या होगा? बंद हो जाएगा। नॉर्मल समय में बंद रहेगा, जब जरूरत होगा तब खुल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से
हमारा जो हृदय है उस हृदय में 4 वाल्व होता है। कितना वाल्व होता है? 4। ये हमारा हृदय है, हृदय में कितने कोष्ठक हैं? 4। माउस लग रहा है जी, ठीक है, ऐसा ही होता है हमारा हृदय, ठीक है, इसमें 4 है। एक वाल्व होता है यहाँ, एक वाल्व होता है यहाँ, क्लियर है? 2 हो गया, एक वाल्व होगा यहाँ और एक वाल्व होगा यहाँ। टोटल वाल्व कितने होते हैं? 4, ठीक है, कितने होते हैं? 4। चारों का नाम लिखो, ठीक है। हृदय में होता है, क्या हुआ जी? हाँ, ट्राइकस्पिड लिखो नाम। 4 वाल्व जो होते हैं, इसमें कभी तुमसे डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा निम्न में से कौन सा वाल्व नहीं है, और वहां तुम पगलाओगे, ठीक है। तो जो पढ़े हुए वो तो अच्छी बात है, जो नहीं अभी पढ़े हो वो यहाँ से सीखते जाओगे थोड़ा थोड़ा। 4 वाल्व होते हैं, नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, उसके बाद बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिट्रल, ठीक है, मिट्रल, ठीक है, मिट्रल वाल्व। तो बाइकस्पिड या मिट्रल, ठीक है। तीसरा हो गया अयोटल वाल्व, ठीक है, अयोटिक, अयोटल नहीं, अयोटिक यूज करते हैं, अयोटिक, अयोटिक वाल्व। और चौथा हो जाएगा पल्मनरी वाल्व, पल्मनरी वाल्व, ठीक है, पल्मनरी वाल्व। तो हृदय में कितने वाल्व? 4। हृदय में कितने कोष्ठक? 4। कोष्ठक किसको कहते हैं? ठीक है, हृदय में आलिंद और निलय होता है, तो 2 आलिंद और 2 निलय। इस वाले को क्या कहते हैं? आलिंद। इसको क्या कहेंगे? निलय। तो 2 आलिंद और 2 निलय, ठीक है। तो 4 कोष्ठक हो गया, और इसी में वाल्व लगा हुआ है, तो इसको ट्राइकस्पिड, इसको बाइकस्पिड, इसको पल्मनरी और इसको अयोटिक, ठीक है। तो 4 वाल्व है, ठीक है। ये क्या करेगा? अब जैसे ये वाल्व हो गया, समझ लो इतना सा, ये ऐसे होगा, ठीक है, मतलब ये कभी खुल निकलने देगा, लेकिन इधर से वापस जो जा रहा है इसको जाने नहीं देगा। मतलब खून यहाँ से नीचे तो आएगा, लेकिन नीचे वाला खून ऊपर नहीं जा पाएगा। ऐसे ही चीजों पर जो स्टॉपर होता है उसी को कहते हैं वाल्व, ठीक है। चलो, कौन सा क्वेश्चन था? 48 हो गया। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? कोई भी नहीं, क्योंकि आंसर होगा 4। यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होगा तो इसको क्या कहेंगे? इसको क्लेई सोइल कहेंगे। क्या कहेंगे? क्लेई सोइल। बताए हैं कि अगर चिकनापन बढ़ता जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्ले वाली कैटेगरी में रखते जाएंगे। इसी को मृतिका भी कई बार बोल देता है, ठीक है, मृतिका, मिट्टी, ठीक है। मृतिका जो है वो क्ले का ही दूसरा नाम है, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? हिंदी में मृणमय, और छोड़ो ये सब, क्लेई सोइल याद रखो ना, ठीक है, क्लेई सोइल। अगर सैंड और क्ले का मात्रा बराबर हो जाएगा तो क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे दोमट, ठीक है। चलो, अगला है, किस योजना के तहत 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र खाता धारकों को उपलब्ध होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? ओवरड्राफ्ट क्या होता है? नहीं पता। हाँ, ओवरड्राफ्ट होता है, जैसे मान लो मेरे अकाउंट में अभी 20 रुपए है। कितना है? 20 रुपए। तो हम कितना निकाल सकते हैं? 20 रुपए। मेरे अकाउंट में 0 रुपए है, कितना निकाल सके हैं? 0। पर फिर भी सरकार बोलेगी नहीं बेटा तुम 10,000 निकाल सकता है। यही हुआ ओवरड्राफ्ट। समझ में आया कि तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं उससे इतना अधिक तुम निकाल सकते हो, बाद में जब डलवाओगे तो उतना कट जाएगा। समझ में आया? इसको कहेंगे ओवरड्राफ्ट। कई व्यवस्था ऐसे भी है जहां पे ओवरड्राफ्ट चार्जेबल होता है, मतलब तुम अभी निकाल तो लोगे लेकिन बाद में उसका कुछ इंटरेस्ट कटेगा। लेकिन जनधन खाता में, जो गरीब, जनधन खाता किसके लिए खोला गया था? गरीबों के लिए। तो इसमें ओवरड्राफ्ट की जो सुविधा दी गई थी वो कितनी दी गई थी? 10,000। कितनी दी गई थी? 10,000। ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग तरह का व्यापारियों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अलग अलग फैसिलिटी होते हैं, लेकिन तुमको जनधन अकाउंट के बारे में जानना है। तो ओवरड्राफ्ट कितने थे? 10,000। यहाँ सवाल क्या पूछा था? किस योजना में 10,000 ओवरड्राफ्ट सुविधा तय किया गया था? किसमें? प्रधानमंत्री जनधन योजना। कब हुआ था जनधन योजना? 2014। ये सब करवा चुके हैं, स्टेट में कहीं कहीं आ चुका होगा, ये सब नहीं आया तो ये सब रटो, ठीक है। जनधन योजना की शुरुआत 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014, 28 अगस्त। सही वो बोल रहा था, अगस्त ना, अगस्त तक जनवरी था जी, 28 जून था, अगस्त था, एक बार देख लेना, 28 अगस्त 2014, ठीक है। ये देख लेना एक बार, 28 अगस्त 2014। इसमें क्या सुविधा था जनधन अकाउंट में? जीरो बैलेंस, बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं है, जीरो भी रहेगा तुमको कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। 28 अगस्त था ना, ठीक है, 28 अगस्त 2014। जीरो बैलेंस है, ठीक है, मतलब कोई भी पैसा नहीं रखोगे तो कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा 10,000 का ओवरड्राफ्ट क्या हुआ? 10,000। अभी देखो ये सुविधा से ही सवाल पूछा है, ठीक है। अगर ये पता होता किसी को, कोई डिटेल थोड़ा पढ़ा होता तो इसको ये गलत नहीं करता,
ठीक है। तो ओवरड्राफ्ट सुविधा कितनी है इसमें? 10,000, ठीक है। इसके बाद बीमा सुविधा भी इस अकाउंट में है। क्या है? बीमा सुविधा। तो बीमा दो तरह का सुविधा मिलेगा, दुर्घटना बीमा सुविधा और जीवन बीमा सुविधा, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए जीवन बीमा कितने का था तो 30,000 का, और दुर्घटना जो बीमा था वो था 2 लाख का, ठीक है। दुर्घटना बीमा 2 लाख का और जीवन बीमा 30,000 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 होगा। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम थी? सबसे कम साक्षरता दर बिहार, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार, और दूसरी जो सबसे कम थी वो थी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। सबसे अधिक शिक्षा कहां पे? केरल, ठीक है। रात्रि दृष्टि कैमरों में यानी नाइट विजन कैमरा में काम आता है, क्या आता है? इंफ्रारेड। क्या आता है? इंफ्रारेड, अवरक्त किरण, ठीक है। अगला है एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन है? एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, ठीक है। इतना सब पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ कंफ्यूजन होता है दो में, एक होगा एग्रोनॉमी और एक होगा एग्रोस्टोलॉजी। तो एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन, एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन, और एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन, ठीक है। तो फसलों का अध्ययन हो जाएगा एग्रोनॉमी। मिट्टी का अध्ययन भी पढ़ा है तुम लोग को, पेडोलॉजी, ठीक है, ठीक है। बीजों का अध्ययन स्पर्मेटोलॉजी, क्या होगा? स्पर्मेटोलॉजी, ठीक है, स्पर्मेटोलॉजी, स्पर्मेटोलॉजी, बीजों का अध्ययन स्पर्मेटोलॉजी। यहां पूछा था एग्रोस्टोलॉजी, क्या हो जाएगा? घास। अगला है भारत संविधान, क्या है? भारत संविधान में भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान कहां से लिया गया? तो स्वतंत्र न्यायपालिका यूएस, कहां से? यूएस। अगला है पेंगुइन चिड़िया कहां पाई जाती है? जानते हो कि ठंडे क्षेत्र में पेंगुइन चिड़िया होती है। तो ऑप्शन में देखोगे क्या है आंसर? आर्कटिक, अंटार्कटिका, ठीक है। अगला है आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? अब ये जो नहीं जान रहे हो वो जानो, ठीक है। अभी हम जैसे इवोल्यूशन चैप्टर तुम पढ़ोगे वहां देखोगे कैसे कैसे चीजों का विकास हो रहा है, वैसे ही पहली बार जब कोई चीज बना होगा, मान लो पानी था, तो पानी से क्या मिट्टी अचानक निकल गया होगा कि बीच में कहीं दलदल मिलेगा? तुम जब देखते हो अगर ये नदी है, नदी के बाद सूखा शुरू हुआ, तो क्या ये दोनों के बीच में कुछ होता है क्या? आंसर है होता है। कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जहां दलदल होता है, क्या होता है? दलदल होता है। पानी कम होता जाएगा और दलदल बनता जाएगा, ये ना होता है जी। इधर क्या था? पानी, और इधर क्या है? दलदल, और फिर जाके सूखा मिट्टी। कहने का मतलब हुआ जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो बीच में कुछ ट्रांजिशन पीरियड भी बनता है। तो काफी सारे ट्रांजिशन पीरियड पढ़ने हैं, उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अधिक बार पूछा गया, वो है आर्कियोपेट्रिक्स। क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स। तो जब सरीसृप बना था तो सरीसृप से पक्षी बन रहा था, क्या बन रहा था? पक्षी। तो सरीसृप से पक्षी बनने के, अगर पूछा जाए पहले पक्षी बना पहले सरीसृप बना, पहले सरीसृप बना फिर पक्षी बना, फिर अब बनेगा मैमल्स, क्या बनेगा? मैमल्स। तो पक्षी जब बन रहा था तो बीच में एक तो लटक के रह गया, और यही लटका हुआ को कहते हैं आर्कियोपेट्रिक्स। क्या कहते हैं? आर्कियोपेट्रिक्स। तो आर्कियोपेट्रिक्स है तो पक्षी, आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? पक्षी, पर इसमें दोनों का लक्षण पाया जाता है। किसका लक्षण? सरीसृप और पक्षी का। जैसे कि ये दलदली देखोगे, दलदली क्षेत्र, यह है पानी, यह है पानी, और यह है भूमि, एकदम स्थिर भूमि। तो यह पानी है कि भूमि है? एक आंसर देना होगा, पानी है कि भूमि है? तो आंसर करोगे भूमि है। क्या है? भूमि है। लेकिन लक्षण किसके हैं इसमें? पानी वाले। समझ में आया? जो मैक्सिमम है वो तो भूमि है, जमीन है, लेकिन इसमें और भी लक्षण किसका है? पानी का। इसलिए हो गया दलदली। पूरा प्रॉपर भूमि नहीं हुआ, प्रॉपर पानी नहीं हुआ, लेकिन मैक्सिमम लक्षण किसके हैं? भूमि के। उसी तरह से आर्कियोपेट्रिक्स जो है, मैक्सिमम लक्षण सरीसृप का होगा, पक्षी का होगा, क्योंकि सरीसृप से पक्षी बन रहा है, तो मैक्सिमम लक्षण इसका है पक्षी का। मैक्सिमम लक्षण किसका है? पक्षी का। लेकिन कुछ लक्षण छोड़ नहीं पाया, किसका नहीं छोड़ पाया? सरीसृप का। इसीलिए सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी है, लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चुनना होगा, क्या चुनेंगे? पक्षी। क्या चुनेंगे? पक्षी। तो आर्कियोपेट्रिक्स क्या है? पक्षी, लेकिन लक्षण किसका है? सरीसृप। तो अगर हमसे पूछता क्या ये सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी है, बोलोगे हाँ, लेकिन मैक्सिमम लक्षण किसके हैं? पक्षी के। अब ऑप्शन पे डिपेंड करेगा क्या क्या पूछता है। यहाँ ऑप्शन क्या दिया है? जुरासिक युग का सर्वपुरातन पक्षी, जुरासिक काल का सरीसृप, ट्रायसिक के काल का सरीसृप, और ट्रायसिक तथा जुरासिक दोनों का काल का सरीसृप। तो ये तो आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सरीसृप नहीं है बल्कि पक्षी है। यहीं पे कोई दे देता कि जुरासिक काल का सरीसृप और पक्षी के बीच का जीव, तो आंसर क्या हो जाता है? बीच का जीव। लेकिन यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी। अंतर क्या है इसमें? पक्षी का जो चोंच होता है उसको जबड़ा फॉर्म बन जाता है चोंच। हमारा जो जबड़ा है, यानी सरीसृप का जो जबड़ा था वो पक्षियों में क्या बन गया? चोंच।
ठीक है। तो अगर पूछा जाए कि सरीसृप का कौन सा अंग चोंच बना है, वो जबड़ा बना है। कौन सा? जबड़ा। अब सरीसृप के जबड़े में होते थे दांत, सरीसृप के जबड़े में होते थे दांत, लेकिन पक्षी के चोंच में दांत नहीं होता है। अब हो गया ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन आर्कियोपेट्रिक्स बीच में अटक गया कि जो जबड़ा था वो चोंच तो बना, पर उसमें क्या रह गया? दांत रह गया। समझ में आया कुछ? पहले ये जबड़ा था, ठीक है, जबड़ा में क्या था? दांत था। अब पक्षी में क्या बन गया? चोंच। अब इसमें दांत नहीं है, लेकिन बीच में जो आर्कियोपेट्रिक्स बना, इसके चोंच में क्या रह गया? दांत रह गया। इसीलिए हम बोलते हैं कि दिखता तो ये पक्षी जैसा है, पर लक्षण इसका कैसा है? सरीसृप वाला भी। जैसे पक्षी का जो पूंछ देखोगे तो वो पूंछ नहीं होता है, उसमें फेदर्स निकले हुए हैं इस तरह से, सिर्फ वो पूंछ नहीं होता है। पर ये जो था, इसमें छिपकली की तरह पूंछ निकला हुआ था, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई देखे हो ना मूवी सब में, जो देखता है उड़ने वाले, उसी तरह वही चिड़िया है, वही है ड्रैगन फ्लाई जो देखते हो वही है। तो उसका पूंछ निकला होता है, देखे हो ना, और पूंछ लंबा होता है। जिस तरह से छिपकलियां की पूंछ होती है, उसी तरह से उसका भी पूंछ होता था। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सरीसृप और पक्षी के बीच का कड़ी है, लेकिन ज्यादा लक्षण किसका है? इसका पक्षी का, ठीक है। चलो, कौन सा क्वेश्चन था? 57। जापान में बहुत अधिक मात्रा में शैवाल खाया जाता है। देखो, जापान में जो खाए जाने वाले शैवाल है, इसमें अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं, पर दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, क्या चुनेंगे? कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं रहता ऑप्शन में, क्या चुनते हैं? प्रोटीन। और अगर एक ऑप्शन देता कार्बोहाइड्रेट में प्रोटीन दोनों, तो आंसर क्या होता? दोनों। समझ में आया? एक चुनना होगा तो कार्बोहाइड्रेट, दो चुनना होगा तो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों, नहीं तब कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में से दो जो मिलेगा वो करेंगे, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अगला है सोडियम किस में रखा जाता है? किसमें? केरोसिन में। दो धातु है जो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, और वो दो धातु का नाम है सोडियम और पोटासियम। क्या नाम है? सोडियम और पोटासियम। मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही इसमें आग लग जाता है। पानी में आग लगाते हुए चीज देखा होगा, वो एक्चुअल में सोडियम ही होता है। क्या होता है? सोडियम। तो दो धातु है जिसको केरोसिन में रखते हैं, एक है सोडियम और दूसरा है पोटासियम। तो याद रखोगे, इन दोनों तत्वों को हम किस में रखते हैं? केरोसिन में। और एक है तत्व जिसको हम लोग पानी में रखते हैं, वो है फास्फोरस। क्या है? फास्फोरस। हवा के कांटेक्ट में आते ही उसमें आग लग जाता है, जो तुम्हारे माचिस में होता है, ठीक है, फास्फोरस। तो याद रखोगे, फास्फोरस को किस में रखते हैं? जल में। फास्फोरस को जल में, और सोडियम और पोटासियम को केरोसिन में। क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से क्या केंद्रक में मौजूद नहीं होता है? रिक्तिका यानी वैक्यूल्स, डीएनए, जीन। रिक्तिका यानी वैक्यूल्स जो है ये डीएनए में नहीं होता है, ये बाहर होता है, ठीक है। डीएनए में ये सब नहीं होता है। तो डीएनए, जीन ये सब होगा। ये सब पढ़ोगे, सेल जो पढ़ लिए उसका तो क्लियर है, नहीं तो वो पढ़ोगे क्लियर होगा। हरित क्रांति की शुरुआत देश में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत मेक्सिको में हुई थी। कहां हुई थी? मेक्सिको में, ठीक है। हरित क्रांति मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। इसकी शुरुआत मेक्सिको से हुई। शुरुआत करने वाला अमेरिकन था। शुरुआत करने वाला कहां का था? अमेरिकन। नाम क्या था? नॉर्मन बोरलॉग। तो हरित क्रांति का जनक माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और ये नॉर्मन बोरलॉग यूएसए का रहने वाला था, अमेरिका का रहने वाला था। लेकिन इसने अपना काम जो किया वो कहां गया? मेक्सिको में। और पहली बार जो रिसर्च हुआ जिससे हरित क्रांति का जन्म हुआ, एक तरह से बोल सकता है, वो है बीज के क्वालिटी में इंप्रूवमेंट, जिसको बोलते थे हाई यील्डिंग वैरायटी बीज। क्या बोलते थे? हाई यील्डिंग वैरायटी, HYV। क्या बोलते थे इसको? HYV। और सबसे पहला जो HYV वैरायटी तैयार हुआ वो मैक्सिकन ड्वार्फ व्हीट तैयार हुआ, मतलब गेहूं, मैक्सिकन गेहूं बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मैक्सिकन गेहूं, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुआ, जहां 10 किलो उपजता था वहां 100 किलो उपजने लगा। समझ रहे हो डिफरेंस? इसी को कहेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले दौर में सबसे पहले जिस अनाज को चुना गया वो कौन सा? गेहूं। और अन्य अनाज अगर पूछा जाए तो चावल और मक्का। चावल और मक्का, तीन अनाज था, इसमें से प्रमुख दो था, गेहूं और चावल। क्या था? गेहूं और चावल। अगर सब ऑप्शन में दे दे, पूछे ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किससे हुई? गेहूं से। अगर दो ऑप्शन चुना हो तो गेहूं और चावल से। समझ में आ गया? इसके बाद ये सब जो शुरू हुआ ये 1940s के साथ हुआ। किस साल? 1940s। मतलब 40s मतलब 40 का दशक, 40s मतलब 40 का दशक, ये सब होगा। और धीरे धीरे रिसर्च करते करते 1960 जाते थे, फाइनली ये पूरा प्रोग्राम सेट हो गया था। और जब 60 में प्रोग्राम सेट हो गया, मेक्सिको में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, इसके बाद भारत इसको कॉपी करना चाहा, ठीक है। तो भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन शुरुआत करने का श्रेय भले ही बाद में जाएगा, पर शुरुआत करने की इच्छा किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने ही ये सब प्रोग्राम शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक वो तो खत्म हो गए। उसके बाद भारत में धीरे धीरे कार्यक्रम शुरू होंगे और लगभग 66 के आसपास, कब? 66 के आसपास
भारत में यही हाई यील्डिंग वैरायटी आएगा गेहूं का और लगाया जाएगा और भारत में भी ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो जाएगी। तो भारत में जिसको श्रेय दिया जाता है वो है एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन। तो पूरा कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ, फिर से रिपीट कर देते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत किस देश से हुई? मैक्सिको से। किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग कहां का रहने वाला? यूएसए का। कहां का? यूएसए का। किस दशक में? 40 के दशक में शुरू हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन फाइनली हो कब गया? 60 के आसपास। कब हो गया? 60 के आसपास। किस अनाज से हुआ? गेहूं से। कौन क्या कहते थे इसको? HYV। ये इसमें कुछ भी हो सकता है, हाई यील्डिंग वैरायटी। मेन फोकस इसी पे किया गया था, ऐसा वैरायटी बनाए जिसका उपज क्या हो? काफी अधिक, और उसमें प्रतिरोधक क्षमता भी क्या हो? ज्यादा, ताकि वह कीटाणुओं से भी क्या हो सके? बच सके। और इससे ये शुरुआत होगी। भारत में कब होगा? 60 के दशक में। कब होगा? 60 के दशक में ही। 66 में शुरू हो जाएगा ग्रीन रिवॉल्यूशन भारत में। किस अनाज से? गेहूं से। किस क्षेत्र से? पंजाब से। किस क्षेत्र से? पंजाब से। और यहाँ के जनक कौन कहलाएंगे? एमएस स्वामीनाथन। ठीक है, चलो अगला है सोनल मानसिंह। किस क्षेत्र से संबंधित है? ओडिसी से। ये सब में समय देने की आवश्यकता नहीं है, ये सब याद रहने चाहिए। सोनल मानसिंह का संबंध ओडिसी से। अटल पेंशन योजना किनको दिया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छा सवाल है। अटल पेंशन योजना जो शुरू किया गया है वो असंगठित श्रमिकों के लिए किया गया। असंगठित श्रमिक मतलब जैसे बताए थे, ये शायद हम चर्चा कर चुके होंगे कभी न कभी, कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर उसको कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता है काम करने का। जैसे आज हम चौक पर गए, चाटू लेबर लेके चले आए, काम करवा लिए, क्या उनको कहीं पे भी नेशनल स्तर पर रजिस्ट्रेशन मिला है कि हम काम करते हैं या कुछ मेरा फिक्स्ड इनकम आ रहे हैं? नहीं। ऐसे लोगों को ही हम ऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग कहते हैं, जिसका कोई भी ऑफिशियल क्या बोल सकते हो? डाटा नहीं हो। मनु नहीं है? हाँ ठीक है। तो जिसका कोई भी ऑफिशियल रजिस्टर्ड नहीं हो नाम नौकरी का, उसको हम अनऑर्गेनाइज कहते हैं। और भारत में सबसे बड़ा सेक्टर किसका है? और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का ही है। इन्हीं के लिए सरकार का एक स्कीम है जिसको बोलते हैं अटल पेंशन योजना। क्या बोलते हैं? अटल पेंशन योजना। तो याद रखोगे, अटल पेंशन योजना किसके लिए? असंगठित श्रमिकों के लिए। कब शुरू हुआ? 2015 में। कब शुरू हुआ? 2015। ठीक है, 2015। ठीक है, 18 साल से लेकर 40 साल की उम्र के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और 60 साल जब तुम्हारा उम्र हो जाएगा तब तुमको पेंशन मिलेगा। ठीक है, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन कौन सा? 63। ठीक है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाहों और प्रमुख बंदरगाहों के कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित है? इसको कहते हैं सागरमाला प्रोजेक्ट। क्या कहेंगे इसको? सागरमाला प्रोजेक्ट। इसमें जो स्पेशली फोकस किया गया था बंदरगाहों से कनेक्टिविटी रोड का मिल जाए अच्छे से, तो क्या कहा गया इसको? सागरमाला प्रोजेक्ट। और इसकी शुरुआत भी 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015। ठीक है, चलो एक और इसमें स्कीम दिख रहा है, मतलब योजना दिख रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल परियोजना। याद रखोगे, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, काफी महत्वपूर्ण योजना है स्वर्णिम चतुर्भुज। तो याद रखना, इसमें 4 महानगरों को जोड़ा गया। 4 महानगर कौन कौन है? चेन्नई। अगर हम महानगर को, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल कहा गया, चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज। देखो, एक सबसे पहले उठाया चेन्नई। कहां? क्या उठाया? चेन्नई। चेन्नई को किससे जोड़ा? कलकत्ता से। चेन्नई को कलकत्ता से, कलकत्ता को दिल्ली से, कलकत्ता को दिल्ली से, और दिल्ली को मुंबई से, और फिर मुंबई को चेन्नई से। इसीलिए इसको कहा गया, क्या कहा गया? स्वर्णिम चतुर्भुज नाम दिया गया। चेन्नई कलकत्ता, ठीक है, चेन्नई कलकत्ता दिल्ली मुंबई, और ये सबको जोड़ देंगे स्वर्णिम चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे स्वर्णिम चतुर्भुज में 4 महानगरों को जोड़ा गया है। कौन कौन सा महानगर है? चेन्नई, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बोलो। 64 होगा। निम्न में से कौन दाब का मात्रक नहीं है? दाब एक ऐसा यूनिट है जिसके बारे में तुमको सब चीज पता होना चाहिए। ठीक है, तो दाब का मात्रक पास्कल, बार, सीमेंस और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो आंसर होगा सीमेंस। ये तो कंडक्टेंस का है। ठीक है, कंडक्टेंस का यूनिट है सीमेंस। ठीक है, अब देखो दाब का जो यूनिट होता है, कौन कौन सा यूनिट है तुम्हारे नोट इसमें? पास्कल तो ही हो गया, बार हो गया, ठीक है, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये तीनों तो हो गया। इसके अलावा टॉर, ठीक है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए एटीएम यूज करते हैं, एमएमएचजी, ये सब मुख्य यूनिट है जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एटीएम हो गया, एमएमएचजी हो गया, ठीक है, टॉर हो गया, पास्कल हो गया, बार हो गया,
ठीक है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर हो गया, ये सब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छे से याद रखना, इसका बहुत बार एग्जाम में पूछा है। अगला है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स कब शुरू हुआ? 2018 में शुरू हुआ। कहां से? दिल्ली से। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स की शुरुआत 2018 दिल्ली। उसके बाद है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ क्या है? क्या है? अब बताए थे ITCZ, ये अगर इक्वेटर है, ठीक है, तो बताए थे दोनों तरफ से आने वाले पवनों का ये मिलन बिंदु है। ठीक है, इक्वेटर पे क्या होता है? दक्षिण पूर्वी पवने और उत्तर पूर्वी पवने। ठीक है, ये पवन कौन सी है? उत्तर पूर्वी। ये पवन कौन सी है? दक्षिण पूर्वी। ये दोनों आके मिल जाते हैं और यही मिलने वाले क्षेत्र को ही क्या कहते हैं? ITCZ। क्या कहते हैं? ITCZ। ठीक है, ये सब पढ़ा रखे हैं। नहीं भी पढ़ाए हैं ना, या नहीं पढ़ा तो दिए हैं, जो नहीं भी पढ़े हो यहां से ये सब याद करो, ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? दक्षिण एशिया में। कहां स्थित है? दक्षिण एशिया। ठीक है, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित था? किससे? तुलु वंश। देखो विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ोगे, जो नहीं पढ़े हो अभी, जो पढ़ लिए उसके लिए तो ये सब आसान होने चाहिए। विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश। कितने वंश? 4 वंश। पहला संगम, ठीक है, पहला संगम, इसके बाद सुलुभ, ठीक है, इसके बाद तुलुभ, उसके बाद अराविडु। ठीक है, अराविडु। और जब पढ़ा देंगे तो हम गारंटी देते हैं ये भूलोगे नहीं कभी। ठीक है, तो याद रखोगे। अभी जो पहली बार सुन रहा होगा, हो सकता है लग रहा होगा क्या क्या अजीब है, लेकिन याद हो जाएगा। संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडु। ठीक है, इसमें से कई बार पूछा गया तीसरा वंश कौन सा है, तो तीसरा तुलुभ, तीसरा तुलुभ। और इसी तुलुभ वंश से ही संबंधित हैं कौन? कृष्णदेव राय, जो कि पूरे विजयनगर नगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? कृष्णदेव राय। और इसी कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था तेनालीराम। तो कई बार पूछा गया ये किस वंश से संबंधित है? किससे? तुलुभ वंश से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बताओ 69। निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र राजाराम मोहन द्वारा शुरू किया गया? संवाद कौमुदी। ठीक है, संवाद कौमुदी, आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष और सुशील कुमार घोष। ठीक है, कर्मयोगी अभी नहीं पढ़े हो? कर्मयोगी, कर्मयोगी इसका है ना जी, साधु जो बन गया था, क्या नाम है? अरविंद घोष, अरविंद घोष का। ठीक है, अरविंद पढ़ा है? अभी नहीं पढ़ा है? नहीं हो तो आ जाएगा, नहीं पढ़े हो तो। ठीक है, तो कर्मयोगी अरविंद घोष। चलो अगला बढ़ो। महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है, क्या कहलाता है? हाँ, क्या? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब इसके बारे में जो नहीं पढ़े हो तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, बताए थे यहां पर कि अगर हम लोग जाएंगे तटीय क्षेत्र में, जमीन से पहले उतरेंगे नीचे, उसके बाद उतरेंगे नीचे, उसके बाद जाएंगे नीचे, उसके बाद हो सकता है गहराई पोर्शन मिल जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊंचाई पोर्शन मिले, फिर और ऊंचाई मिले, फिर और ऊंचाई मिले, हो सकता है चपटा मिले। ठीक है, ये सब हमको अलग अलग शेप में मिल सकता है जब समुद्र में घुसेंगे। यहां तक था हमारा पानी, क्या था? यहाँ तक पानी। ठीक है, ये पानी से नीचे होगा, यहां तक पानी है। अब जो ये ऊपर हो गया, इसी को हम बोलेंगे द्वीप। क्या बोलेंगे? द्वीप। ठीक है, अब ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? मग्न तट। और यही है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मग्न तट। इसके बाद जो ये है ढाल, क्या है? ये ढाल। इसका जो एंगल होता है, मतलब झुकाव जो होता है, वो 1 डिग्री से कम होता है। कितना होता है? 1 डिग्री से कम। ठीक है, इसका जो होगा वो लगभग 3 से 4 डिग्री होगा। कितना होगा? 3 से 4 डिग्री। और इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या बोलेंगे? कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, ये पूरा चैप्टर है, अभी हम मतलब हल्का हल्का बता रहे हैं। ठीक है, इसको कहेंगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि जमीन भी नहीं है और पानी भी है, बहुत कम गहराई पे गया हुआ, और ये एकदम हल्का सा ऐसा डाल होगा 1 डिग्री का आसपास। इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब जो ये स्टीप स्लोप दिख रहा है, इसको क्या कहेंगे? कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद जब यहां पहुंच जाएंगे तो ये नीचे का जमीन आ गया समुद्र का, इसको कहेंगे नितल, या कहेंगे एबिसल प्लेन। क्या कहेंगे? एबिसल प्लेन या नितल कहेंगे, समुद्री नितल। क्या कहेंगे इसको? समुद्री नितल। अब जब ये गहराई समुद्र के अंदर भी और गहरा है, इसको कहेंगे गर्त। क्या कहेंगे इसको? गर्त, यानी ट्रेंच। क्या कहेंगे इसको? ट्रेंच कहेंगे। ठीक है, अब ये वाला छोटा छोटा जो इसमें ऊंचा वाला पार्ट मिलेगा, इसको कहेंगे रिज। क्या कहेंगे इसको? रिज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कहते हैं। अब अगर थोड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा अगर है, ठीक है, इससे बड़ा है, रिज अगर थोड़ा बड़ा है तो इसको क्या कहेंगे? रिज अगर थोड़ा सा बड़ा है पर बाहर नहीं निकला है, मतलब समुद्र से बाहर नहीं निकलेगा, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सी माउंट। क्या कहेंगे इसको? सी माउंट। क्या कहेंगे? सी माउंट। ठीक है, सी माउंट। सी माउंट मतलब समुद्र के अंदर ये पर्वत बन चुका है,
समुद्र के अंदर छोटे छोटे टीले जो होंगे उसको कहेंगे रिज। क्या कहेंगे? रिज। और समुद्र के अंदर जो पूरा पर्वत बन गया उसको कहेंगे सी माउंट। अब जो ये सी माउंट जो बाहर निकल गया वही हमको क्या बन के दिखेगा? द्वीप। लेकिन अगर इसका ऊपर चपटा हो गया टेबल के जैसा, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? ग्योट। क्या कहेंगे? ग्योट्स। ये सब टर्मिनोलॉजी याद रखो, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। क्या कहेंगे इसको? ग्योट्स। ठीक है, ग्योट। क्या कहेंगे इसको? ग्योट। याद हुआ? काफी हम स्पीड में बता दिए हैं, जो नहीं पढ़े उसको लग रहा होगा बहुत कुछ इसमें है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ये था मेरा जमीन, ये क्या है? महाद्वीप। ये क्या है? महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप। महाद्वीप से जैसे तुम जाओगे पानी में हल्का सा नीचे मिलेगा, बहुत गहरा नहीं मिलेगा। इसी को कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या कहेंगे इसको? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। यही एग्जाम में तुमसे पूछा है ना, इसका जो एंगल होता है, झुकाव जो होता है, वो मुश्किल से ऐसा होगा, मतलब 1 डिग्री के आसपास भी नहीं होगा, 1 डिग्री से कम ही होगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। उसके बाद जो झुकाव देख रहे हो इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल स्लोप। और इसका जो झुकाव होगा लगभग 3 से 4 डिग्री होगा। कितना होगा? 3 से 4 डिग्री। ठीक है, इसके बाद तुम समुद्र के नीचे पहुंचोगे फ्लोर पर, जिसको हम लोग सी फ्लोर कह देते हैं। क्या कहते हैं? सी फ्लोर। इसी का हम लोग अच्छे भाषा में बोलते हैं एबेसल प्लेन या समुद्री नितल। क्या कहते हैं? समुद्री नितल या एबेसल प्लेन या सी फ्लोर, सब एक ही है। अब अगर उस फ्लोर में भी गड्ढा है तो उसको क्या बोलेंगे? गर्त। क्या बोलेंगे? गर्त। अंग्रेजी में कहते हैं इसको ट्रेंच। क्या कहते हैं? ट्रेंच। अब गर्त तो पहुंच गया, अब कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा ऊंचा ऊंचा पार्ट मिलेगा, थोड़ा थोड़ा ऊंचा मिलेगा, इसको कहेंगे रिज। लेकिन यही ऊंचाई बहुत ज्यादा हो गया, पर्वत जैसा दिखने लगा, इसको कहेंगे सी माउंट। और इतना ऊंचा हो गया कि समुद्र से बाहर आ गया, मतलब तुम्हारा बच्चा इस पर खेल सकता है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? टापू। क्या कहेंगे इसको? टापू, मतलब द्वीप। ठीक है, छोटा होगा तो टापू, बड़ा होगा तो द्वीप। अब अगर पानी के अंदर ही है पर इसका ये जो नुकीलापन है, अब ये पहाड़ ऐसा हम लोग बनाते हैं ना, लेकिन अगर बोला जाए कि ये हो गया है तब क्या होगा? तो यही चीज अगर ऊपर सपाट हो जाए तो इसको क्या कहेंगे? ग्योट। क्या कहेंगे? ग्योट। तो काफी ये लंबा टॉपिक है, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। ठीक है, नहीं तब तुम्हारे चैप्टर में मतलब ज्योग्राफी होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसमें ये सब पढ़ाए हुए हैं। चलो, नहीं पढ़े हो तो ये सब पढ़ो। कौन सा गया जी? कहाँ गया? 71 नंबर ना। किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? जीडीपी। क्या कहा जाता है? जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, भारत के संविधान का अनुच्छेद यह बताता है, क्या दिया है, कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुनिश्चित। अच्छा, समान नागरिक संहिता है। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद? कॉमन सिविल कोड। कॉमन सिविल कोड अनुच्छेद 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। कॉमन सिविल कोड कौन सा अनुच्छेद है? 44। और इससे सवाल बनेगा एग्जाम में, क्योंकि इस पर काफी चर्चाएं चल रही है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखना, इसके बारे में बताएंगे डिटेल। ठीक है, कभी बताएंगे इसके बारे में डिटेल, बहुत कुछ जानना है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष होता है? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगला है सिंधु नदी संधि जो हुआ था। अच्छा, सिंधु नदी संधि किसके बीच में हुआ? भारत पाकिस्तान। किसके बीच में? भारत पाकिस्तान। अब उस जगह तुम देखोगे तो उस जगह जो नदियां हैं, उन सारे नदियों में ये संधि जो हुआ है कि कौन किसका पानी लेगा उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कौन किसका पानी लेगा? हाँ, ऊपर का 3 पाकिस्तान, सिंधु, ठीक है, सिंधु, झेलम, ठीक है, और चेनाब। सिंधु, झेलम और चेनाब, इस तीनों का 80% जल पाकिस्तान लेगा। और नीचे वाला क्या था? रावी, व्यास और सतलज। अब देखो, जो बच्चा ये पढ़ा हुआ डिटेल से कितना बढ़िया लग रहा है, ऑर्डर में बोले तो भी लग रहा है हाँ है तो उसी लोकेशन पे। ठीक है, तो इस तीनों का 80% कौन लेगा? पाकिस्तान। और इस तीनों का 80% भारत। ठीक है, 80% भारत। ठीक है, तो इसका भारत कितना लेगा? 20%। और इसका भारत कितना लेगा? सॉरी, पाकिस्तान कितना लेगा? 20%। ठीक है, तो ये हो गया, क्या लिख दिए जी? अच्छा, ये हो गया भारत ना, और ये क्या? पाकिस्तान। अरे समझ गया ना जी, लिखना जरूरी थोड़ी ना है। ये हो गया पाकिस्तान और ये हो गया भारत। तो अगर एक लाइन में पूछ ले कि बताओ कौन सा 3 नदी भारत को मिला? कौन सा 3 नदी? रावी, व्यास, सतलज। कौन सा 3 नदी पाकिस्तान को मिला? सिंध, झेलम, चेनाब। और अगर परसेंटेज में पूछा तो इस तीनों का 20% भारत के पास, 80% पाकिस्तान के पास। और इस तीनों में 80% भारत के पास, 20% पाकिस्तान। यहाँ क्या पूछा था? सिंधु नदी प्रणाली का कितना प्रतिशत? कितना? सिंधु है तो सिंधु का 20%। ठीक है, गांधी जी ने किस वर्ष अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल श्रमिकों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया? 1918। मंथ बताओ, महीना जल्दी बताओ।
फरवरी महीना, वेरी गुड। वार्षिक सूरज कुंड शिल्प मेले की मेजबानी हरियाणा करता है। कौन करता है? हरियाणा। अच्छे से याद रखना, सूरज कुंड मेला हरियाणा में होता है। भारत और पाकिस्तान के बीच निम्नलिखित में से किस समझौते को नेहरू लियाकत समझौता कहा जाता है? तो अल्पसंख्यक के सुरक्षा के लिए जो समझौता किया गया था भारत और पाकिस्तान के बीच में 1950 में, ये बंटवारा के बाद, उसको कहा गया नेहरू लियाकत समझौता। क्या हो जाएगा? अल्पसंख्यक की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान। क्या बी आंसर तो गलत हो गया, उसको सही करो, उसको सही करो, ए आंसर होगा। ठीक है, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और अधिकारों को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, अगला, टेबल टेनिस की उत्पत्ति कहां से हुई? इंग्लैंड से। अगला, निम्नलिखित में से किस महासागर में टोरेस जलडमरू मध्य है? कहां है? प्रशांत महासागर। अब ये भूली बिसरी गीते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये पोर्शन जो नहीं पढ़े हो अभी, उसके लिए तो टेंशन नहीं है, उसको तो याद करवाएंगे, लेकिन जो याद कर लिए हो वो रिवीजन करो, यही इंडिकेशन है यहाँ से। तो याद रखोगे, अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जानने की आवश्यकता है, जो नहीं पढ़े हो वो तो मतलब अभी रुको, वो जो पढ़े हो वो रिवीजन जाके करो। यहाँ से सिर्फ इतना याद रखना, किस जलडमरू मध्य का बात कर रहे हैं हम लोग? कौन सा पूछा था जी? टोरस। टोरस कहाँ है? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास देखोगे यहाँ पे तो कोरल सागर है, ऑस्ट्रेलिया के जस्ट ऊपर कोरल सागर, और उसी के और दूसरी तरफ है आराफुरा। तो आराफुरा और कोरल के बीच में टोरस जल संधि। ठीक है, अभी तुम लोग को दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना याद रखो कहाँ है ये? प्रशांत महासागर में। कहाँ है? प्रशांत महासागर। ठीक है, और जिसको पढ़ा चुके हैं वो सब जाके रिवीजन करो पूरा। क्वेश्चन नंबर बोलो। 80। अल्फा कण डैश के द्विआवेशित कण होते हैं, जानते हो? हीलियम। किसका होता है? हीलियम। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति से संबंधित है? 43B। ये शायद पहले भी हम बताए होंगे। ठीक है, याद रखो अच्छे से ये सब, सहकारी समिति से संबंधित अनुच्छेद 43B। राजा टोडरमल किससे संबंधित है? अकबर से। ठीक है, मराठा और अफगान के बीच में पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। पानीपत का 3 युद्ध, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, 1526 प्रथम, 1556 द्वितीय और 1761 तृतीय। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8। ठीक है, पानी का क्या होता है? H2O। ठीक है, क्या हो जाएगा? H, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 गुना 2, क्या हो जाएगा? 1:8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। विटीकल्चर, अंगूर की खेती को विटीकल्चर। सब्जी फूल और फल उगाते हैं, हॉर्टिकल्चर। सब्जी फल फूल हॉर्टिकल्चर। खाली सब्जी देता तो कुछ और हो जाता। ठीक है, अगर लता वाला वो सब्जी वगैरह हो जाता, ओलेरीकल्चर। क्या हो जाता? ओलेरी। ओलेरी से याद रखना करेली। सब्जी फूल फल ये सब दे दिया तो इसको क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। क्या कहेंगे? हॉर्टिकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर। मछली पालन पिसीकल्चर। ठीक है, रेशम सेरीकल्चर। रेशम का सेरीकल्चर। अंगूर का विटीकल्चर। याद है कि नहीं है ये सब्जी? अच्छा, जिसको याद नहीं है कम से कम सेट में जितना आ रहा है इसको याद करते जाना। ठीक है, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? कौन है? दीपिका कुमारी, ये भारतीय तीरंदाज है। ठीक है, टीम केरल ब्लास्टर ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से, ये फुटबॉल क्लब है केरल ब्लास्टर। जिस तरह से IPL होता है वैसे ही ISL होता है। ठीक है, जो कि इंडियन सुपर लीग फुटबॉल के लिए है, उसी का ये हिस्सा है। लाल डेटा बुक यानी रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? लुप्त प्राय, लुप्त नहीं, लुप्त प्राय। ठीक है, तो याद रखोगे लुप्त प्राय मतलब खतरे की कगार पे जो है वो। ठीक है, अगला, बिरजू। अच्छा, ये कौन जारी करता है रेड डाटा बुक? IUCN। ठीक है, IUCN। ठीक है, IUCN। अच्छा, लुप्त प्राय जानवर क्या हुआ? जो लुप्त हो गया है या लुप्त होने वाला है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या कहते हैं? एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो वैसे जीवों का इसमें नाम लिखा जाता है जो एंडेंजर्ड है, जो लुप्त के होने के कगार पे है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। ठीक है, तो इसको जारी कौन किया है? IUCN। ठीक है, चलो अगला कौन सा क्वेश्चन होगा जी? 90। बिरजू महाराज किस राष्ट्रीय नृत्य से? बिरजू महाराज कथक। महाराज वाला कोई भी पूछे 90% चांस है अगर नृत्य पूछा है तो कथक मार लेना, सही हो जाएगा। ठीक है, और बजाने वाला हम पूछा है तो तबला मार दोगे, सब सही नहीं होगा लेकिन 90% सही हो जाएगा। तो बिरजू महाराज कथक। ठीक है,
बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? बायोगैस प्लांट, अब यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि बायोगैस जो प्लांट होता है उसके चैम्बर के बारे में तुमको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है? बहुत कुछ नहीं, एक ही तो मतलब अनोखा है जिससे सवाल आया है बस, और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ये एक टंकी होता है, क्या होता है? एक टंकी होता है, इसमें कुछ चैम्बर्स बटे हुए होते हैं, उसी में से कहीं पे वो सड़ता है, कहीं पे फिर उससे निकलने का रास्ता रहता है, कहीं पे जाने का रास्ता रहता है। तो जिधर से जाएगा गंदगी उधर उसको क्या बोलेंगे? इनलेट। क्या बोलेंगे? इनलेट। और जिधर से निकलेगा उसको क्या कहेंगे? आउटलेट, ठीक है? अब इसके बीच में 2-3 तरह का पार्ट होता है, उसी में से एक होता है डाइजेस्टिव टैंक। कौन सा होता है? डाइजेस्टिव टैंक। और यहाँ डाइजेस्टिव टैंक में ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है। तो सवाल वही ना पूछा है तुमसे, क्या पूछा है? कहां गया क्वेश्चन नंबर? कौन सा? 91। बायोगैस संयंत्र में किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रतिक्रियाएं होती है? क्या हो जाएगा? पाचक कक्ष। इसी को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव टैंक या डाइजेस्टर। क्या बोलते हैं इसको? डाइजेस्टिव टैंक या डाइजेस्टर। दो ही तो टैंक होता है इसमें। पहला टैंक जो होता है वो होता है मिक्सर, ठीक है? मिक्सिंग टैंक। क्या होता है ये? मिक्सिंग टैंक। इसमें पानी और जो खाद वगैरह है ये सब मिक्स हो जाता है। इसके बाद ये कहां जाता है? डाइजेस्टिव टैंक में। और इसी डाइजेस्टिव टैंक में बिना ऑक्सीजन रहे वहां पे प्रतिक्रियाएं होती है, ठीक है? जिसको हिंदी में पाचक कक्ष बोल दोगे। क्या बोलोगे? पाचक कक्ष, ठीक है? और इसके बाद आगे ये बढ़ेगा तो गैस टैंक होगा। क्या होगा? गैस टैंक, जहां पे गैस जमा होगा, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 92। इसमें से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? कौन सा है? घूमर। डांडिया कहां का? गुजरात। घूमर राजस्थान, भांगड़ा पंजाब, गिद्दा पंजाब, ठीक है? खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई पर पड़े खनिज को सतह पर, क्या है? सतही परत हटाकर, अच्छा वो प्रक्रिया पूछा है जहां पर खनिज ऊपर ही पड़ा हुआ है, थोड़ा से जमीन के नीचे। ये जमीन है तुम्हारा, इतना सा नीचे में पड़ा हुआ है, तो ऊपर वाला पपड़ी हटा के खोद के हटा देते हैं और निकालते हैं। तो इसमें काफी ड्रिलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहते हैं? ओपन कास्ट माइनिंग। देखो माइनिंग कई तरीके के होते हैं, ठीक है? ये है जमीन, ये है जमीन, पता चला यहाँ है खनिज तत्व, ये पूरा जमीन है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ से छेद करना शुरू करेंगे और ऐसे फिर यहाँ आकर निकालेंगे, ऐसे करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर पता चले कि यही खनिज है तो क्या हम यहाँ आके घुसेंगे? क्या नहीं, हम क्या करेंगे? ऊपर से ही हटा देंगे। तो जब ऊपर से हटा देंगे तो इसको क्या कहा जाएगा? ओपन कास्ट माइनिंग। क्या कहा जाएगा? ओपन कास्ट माइनिंग। तो वही तुमसे सवाल पूछा है। क्वेश्चन फिर से एक बार देखो। खनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा उथली गहराई, उथली समझते हो? उथली मतलब कम गहराई, उथली मतलब कम गहराई, ठीक है? कम गहराई पर पड़े खनिजों को सतही परत हटाकर बाहर निकाला जाता है। ये हटाए थे अभी, तो सतही परत हटा देंगे, खनिज बाहर निकल जाएगा, निकाल देंगे। इसी को कहेंगे ओपन कास्ट माइनिंग, ठीक है? अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सर्वाधिक है? ओडिशा में। अभी खनिज चैप्टर तुम लोग का बचा हुआ है ना, पढ़ाएंगे तो वहां ये सब क्लियर हो जाएगा। तो ओडिशा में बॉक्साइट बहुत है। अगला, हमारे पाचन तंत्र के किस भाग में वसा का पाचन होता है? किसमें होता है? छोटी आंत। सारे चीजों का फाइनली पाचन कहां होता है? छोटी आंत, ठीक है? इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है? तांबे के बर्तन हवा के संपर्क में आने पर हरे रंग का लेप लग जाता है। याद रखोगे क्या होता है? वो होता है कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये जो हरा कलर का ऊपर पे परत चढ़ता है वो परत क्या होता है? कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड। याद रखोगे ये सब चीज, ठीक है? अगला है, पंजाब के उस शिल्प की, क्या है? शिल्प की पहचान करें जिसमें कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइन में फूलों की शानदार कढ़ाई कर दी जाती है, ठीक है? अच्छा देखो, ऑप्शन देखोगे तो तुमको एक ही मिलेगा जो पंजाब का है। कौन सा है? फुलकारी। देखो अब ये देखो, जो तुमको पढ़ाएं उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, पर एग्जैक्ट है क्या? नहीं, पर ऑप्शन तुमको करके आना था। तो क्या ये डिटेल नहीं भी जानोगे तो काम चल गया कि नहीं चल गया? यही होता है, जब तुम पढ़े हो ना उन चीजों को तुम टैकल कर सकते हो। लेकिन जो पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ेगा वो तो रटेगा, ये रटेगा ना। और ऑप्शन जाओगे एग्जाम में देखोगे ऑप्शन, तो हो सकता है बिना एक्स्ट्रा फालतू चीज रटे भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है? तो पंजाब का एक शिल्प है, एक आर्ट है, जिसमें क्या करते हैं? कपड़ों पर सरल और विरल डिजाइन में फूलों की शानदार कढ़ाई करते हैं, और यही है तुम्हारा फुलकारी, ठीक है? इसमें से कौन सी वह गतिविधि है जिसे तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया सकता? बताए थे, सर्विस देने वाला काम जितना होगा वो तृतीय क्षेत्र होगा। भंडारण, क्या भंडारण एक सर्विस है? नहीं है। भंडार करना मतलब क्या हो गया? सामान बना के लाके रखना, तो सर्विस है तो हुआ, ठीक है? मछली पकड़ना, ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा।
मछली पकड़ के सीधा ले आए, मछली पकड़ रहे हैं, ये क्या हो गया प्राथमिक छेद। मछली का अचार बना के बेच रहे हैं, ये क्या हो गया द्वितीय छेद। क्या हो जाएगा द्वितीय छेद। तो मछली पकड़ के सीधा बेच दिया, तो मछली पकड़ना क्या कहलाया प्राथमिक छेद। लेकिन मछली से कुछ बना दिए तब क्या हो गया द्वितीय छेद। परिवहन क्या होगा तृतीय। ठीक है, तो मछली पकड़ना ही क्या है प्राथमिक है। ठीक है, तो आंसर वही हो जाएगा। यहाँ पूछा था तृतीय कौन नहीं है, तो मछली पकड़ना। आगाह कहाँ कब कौन से खेल से संबंधित है, किसे हॉकी से। चलो यहाँ पे तुम्हारा खत्म होता है।